देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर कर। यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो लास्ट दिन हम लोगों ने जो लिखे हो ना, जो मैंने लिखा है, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे लास्ट दिन जो भी किया था ये सब प्रॉफिट को एक बार फाइंड आउट करते हैं, फिर बाकी कंसेप्ट आगे करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन जो है पहले नोट डाउन करो। ठीक है, इससे हम लोग जो भी सीखा था लास्ट दिन वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो ओपनिंग स्टॉक, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, ओपी और एस टी लिख दिया है, तुम लोग पूरा चाहो तो लिख सकते हो। ओपनिंग स्टॉक लिखो 30,000। अच्छा, इसके बाद लिखो परचेज, परचेजेस 1 लाख, परचेजेस 1 लाख। पावर, पावर 5,000। अच्छा, इसके बाद सैलरी 3,000। अच्छा, रेन 8,000। डेप्रिशिएशन 2,000। वेजेस 10,000। कैरेज 5,000। इधर लिख देते हैं, कैरेज 5,000। सेल्स, अच्छा ये कैरेज इनवर्ड लिख लो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, कैरेज इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। कैरेज इनवर्ड 5,000। सेल्स, सेल्स 2,50,000। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ हाँ, वेजेस 10,000। ठीक है, उसके बाद कैरेज इनवर्ड, सेल्स, इंटरेस्ट ऑन लोन। रेंट रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट 6,000। अच्छा, इंटरेस्ट रिसिप्ट 3,000। इंटरेस्ट रिसिप्ट 3,000। क्लोजिंग स्टॉक 10,000। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर लिखते हैं फाइंड, पहला ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या नहीं लिखता है, सेल्स के बाद इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, क्लोजिंग स्टॉक। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये फाइंड आउट करना है। फिर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेडिंग पीएल जब हम लोग बनाएंगे तो हमें ये सारा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है, जो कंसेप्ट सीखा है, उससे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, फिर पूरा ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे, सेम आंसर ही हमें मिलेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर लिख ली हो तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बोलो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब था कि सेल और परचेज का जो डिफरेंस होता है वही हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से मुझे बोलो कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, बोलो कैलकुलेट करके ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा। कोशिश करके देखो कैलकुलेट करके ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। ठीक है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या था, पहले बोलो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। सेल्स से क्या लेस करने से ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वो बेच के कितना प्रॉफिट मिला, तो प्रोडक्ट को बेचे जितने में और माइनस क्या करेंगे उसका कॉस्ट, है ना।
तो क्या होगा, सेल्स माइनस क्या हो जाएगा, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो मैंने जो भी डेटा दिया उसमें सेल कितना है, जरूर सेल लिखा हुआ होगा, वहां से देखो सेल कितना है। क्या मैम बोलो, जीपी की 1,15,000। GP 1,15,000 मैम 15। ना, 1,10,000, आंसर 1,10,000 होगा, 1,10,000 होगा, 1,10,000 बोलते हैं, 1,10,000 जिन लोग का आ रहा है वो ठीक है, 1,10,000 आने से ठीक है, 1,50,000 नहीं होगा। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले मुझे ये चीज बताओ कि सेल कितना है, सेल ये तो पता है ना, सेल माइनस COGS होगा। सेल मतलब क्या, जिस प्रोडक्ट को बेचे विथ प्रॉफिट, सेल मतलब इसमें कॉस्ट और प्रॉफिट, और COGS का मतलब क्या, हम लोग तो ऐसे ही नहीं बेच सकते, हमें तो मार्केट से प्रोडक्ट को लाना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट का प्राइस प्लस प्रोडक्ट को वेयर हाउस तक पहुंचाने का, वही बोला था ना मैंने लास्ट दिन की, अगर हमें सेलेबल कंडीशन तक पहुंचाना है वो सारा खर्चा यहाँ पर ऐड होगा। तो पूरे इस लिस्ट में बोलो सेल कहाँ पर है, सेल का वैल्यू, हाँ तो लिखो सेल के वहां पर नीचे 2,50,000। ठीक है, अच्छा, और ये COGS का मतलब क्या था, COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना गुड्स हम लोगों ने बेचा, तो कौन सा गुड्स हम लोग बेच सकते हैं, अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में कोई गुड्स है वो बेच सकते हैं, अगर हम लोगों ने कुछ स्टॉक परचेस किया है तो वो बेच सकते हैं। लेकिन जब परचेस करते हैं सिर्फ परचेस का प्राइस ऐड नहीं होता है, उसमें और क्या ऐड हो जाता है, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस, और फिर इसके बाद यहां से माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तभी तो मुझे मिलेगा कि मेरा COGS कितना है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर ये बाकी डेटा ढूंढ के बोलो क्या क्या होगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 30,000, देखो परचेस कितना है, 1,00,000। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढो कौन सा होगा, देखो डायरेक्ट, ये ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, परचेस लिख लिया, पावर, पावर क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने बोला था पावर नॉर्मली फैक्ट्री में जाता है, लेकिन अगर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो इसको हमें कहाँ भेजना पड़ेगा, ट्रेडिंग में। ठीक है, तो पावर यहाँ पर आ जाएगा, तो पावर का कितना था, 5,000। ठीक है, अच्छा पावर के बाद और क्या आएगा, सैलरी आएगा, नहीं वो कहाँ जाता है, PL में, वो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सैलरी तो एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा है। ठीक है, रेंट नहीं आएगा, डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, वेजेस आएगा। ठीक है, तो वेजेस लिखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, 10,000। और क्या आएगा, कैरेज इनवर्ट आएगा, कैरेज इनवर्ट। ठीक है, आउटवर्ट होने से PL में जाता है, कैरेज इनवर्ट यानी प्रोडक्ट को लेके आने का, कैरी करके लेके आने का खर्चा, कैरेज इनवर्ट आएगा। और क्या आएगा, सेल्स तो लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी नहीं आएगा, रेंट रिसिप्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट रिसिप्ट, क्लोजिंग स्टॉक 10,000, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो कितना आ रहा है, ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 प्लस 1,00,000 प्लस 5 और 10, 15 प्लस 5 माइनस 10, 140, 2,50,000 माइनस 1,40, तो ये कितना आ जाएगा, 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 आ जाएगा हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या निकालने का लिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ओनली बिजनेस का प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, मतलब वो तो नेट प्रॉफिट में ही आता है ना, तो वो मतलब जहां PL निकालते वही निकालते हैं, नेट प्रॉफिट के पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा, तो किससे लेस होता है, ग्रॉस प्रॉफिट से क्या लेस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, ये वाला लेंगे, 1,10,000। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ढूंढो, ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब लिस्ट में जाओ, जाके देखो कौन कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, जैसे कि देखो ओपनिंग, हाँ सैलरी होगा, और क्या होगा, रेंट भी होगा, बिजनेस का ही होता है। ठीक है, और क्या होगा, डेप्रिसिएशन भी होगा, वेजेस तो ट्रेडिंग में चला गई, ये सब तो यूज हो गया। ठीक है,
कैरेज इनवर्ट हो गया, सेल्स भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है? नहीं, ये नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि बिजनेस चले या ना चले, एक बार लोन ले लिया तो इंटरेस्ट तो मेरा चलता जाएगा जब तक लोन खत्म नहीं हो रहा है, तो ये ऑपरेटिंग नहीं होता है। रेंट रिसिप्ट तो मेरा इनकम है, पहला बात एक्सपेंस है ही नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट रिसिप्ट ये भी मेरा इनकम है, ये एक्सपेंस है नहीं। और ये सब क्या है? ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मतलब ये सॉरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये बिजनेस का डायरेक्ट इनकम नहीं है। इंटरेस्ट रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट, जैसे मैंने बोला था पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ा के जो मेरा अर्निंग होगा वो मेरा मेन बिजनेस का इनकम है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी जगह पे घर रेंट पे लगा रहे हैं, ठीक है, वो मेरा अदर इनकम है, क्योंकि घर रेंट पे लगाना मेरा मेन काम नहीं। लेकिन अगर मेरा मेन काम घर ही रेंट पे लगाना होगा तो फिर वही मेरा मेन इनकम होगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग कहाँ लिखते हैं? ये सब अगर मेन इनकम होता ना तो ट्रेडिंग में ही लिख डालते, लिखते कहाँ है? ये सब पीएल में लिखते हैं। तो ये हम लोग का क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो हम लोग को भी लेना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसमें हम लोग का क्या क्या आ गया? सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, ये तीन आइटम आ गया। 3000, 8000, 2000। 3000 सैलरी का, ठीक है, और एक हम लोग का रेंट आया, और एक हम लोग का, और एक क्या आया? सैलरी, रेंट और डिप्रिशिएशन, ठीक है। तो ये सब मिला के कितना हो जाएगा? 8 + 2 10, 10 और 3 13,000, ठीक है। 1,10,000 से माइनस कर दो 13,000, देखो कितना आ रहा है? 97,000। हाँ, ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। और नेक्स्ट हमें क्या निकालना था? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, चाहे वो मेरा मेन इनकम हो या आसपास का इनकम हो, कुछ भी हो, मेरा ओवरऑल, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से क्या माइनस करेंगे? जैसे जीपी से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करते हैं तो क्या मिलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मिला, इससे मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, और ऐड क्या करेंगे? ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। इसको जब हम अभी ट्रेडिंग पीएल के पैटर्न में दिखाएंगे तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 97,000, ठीक है। अब बोलो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब बिजनेस चले या ना चले, जो एक्सपेंसेस मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलो कौन कौन सा होगा? लिस्ट देख के बोलो। जो लिखा हुआ है लिस्ट देख के बोलो। वो तो एक्सपेंस इनकम है। रेंट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, तो पैसा आ रहा है, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। लोन का पैसा हमें हमेशा देना पड़ेगा, वो तो लोन के टर्म के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा बात नहीं है बिजनेस चले या ना चले, बैंक वाला थोड़ी ना छोड़ेगा। बैंक तो बोलेगा मेरा लोन का पैसा तो जितना दिन का लोन है उतना दिन देना पड़ेगा, अब खत्म हो जाएगा लोन तो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर सॉरी, ये ना नॉन ऑपरेटिंग होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या था? वही जो तीन बचा हुआ है, तीन या दो, क्या है? रेंट रिसिप्ट और इंटरेस्ट रिसिप्ट, ठीक है। 6,000 + 3,000, 6,000 + 3,000। इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ये जो बिजनेस करते हैं इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जैसे अगर हम पढ़ाना बंद कर देते हैं तो इससे, अगर मेरे बैंक में कोई एफडी किया हुआ है तो क्या उससे इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा? या फिर मेरा रेंट अगर चल रहा है, मुझे रेंट से इनकम होता है तो वो होगा, उसके साथ तो मेरे मेन बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 6 + 3 9, 9,000 से 10,000 लेस करने से -1,000, -1,000 और 97,000, कितना हो जाएगा? 96,000, ठीक है। तो ये तो हो गया ऐसे लाइन बाय लाइन लिखने का, ठीक है। जिसका तुम लोग को हैबिट नहीं है, नॉर्मली किसी को भी, तुम लोग क्या करते हो? टी शेप में करते हो। तो टी शेप वाला इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन इससे कंसेप्ट क्लियर होता है। हम लोग एक बार टी शेप में भी करेंगे, क्योंकि मैंने लिखा भी है इसका हमें क्या बना के देना है? ट्रेडिंग पीएल। अब तुम लोग आराम से बना सकते हो क्योंकि तुम लोग को हैबिट है वो बनाने का, ठीक है। तो ट्रेडिंग पीएल कैसे बनेगा देखो, बनाओ। ट्रेडिंग पीएल तो पता ही है, सबसे पहले क्या लिखोगे? टू, सबसे पहले क्या लिखा जाता है? तो ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? टू परचेज। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 30,000, ठीक है। परचेज कितना है? परचेज है 1 लाख, ठीक है। तो परचेज लिख दो 1 लाख। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज है, परचेज के बाद है पावर। पावर कहाँ लिखेंगे बोलो? नॉर्मली पावर फैक्ट्री रिलेटेड आइटम होता है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है नहीं तो कहाँ लिखना पड़ेगा? ट्रेडिंग में, ठीक है। तो टू पावर,
पावर हो जाएगा 5000, ठीक है। अच्छा, पावर के बाद क्या है, देखो पावर के बाद है सैलरी। सैलरी कहां पर जाता है, पीएल में जाता है, क्योंकि सैलरी के साथ हमारा यहाँ पर क्या खर्चा आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो सैलरी हम लोग क्या उन लोगों को देते हैं जिनकी वजह से हमारा स्टॉक वेयर हाउस तक पहुंचा, नहीं, वो सैलरी तो उनको देते हैं जो हमारे बिजनेस को संभालते हैं। तो बिजनेस संभालने का खर्चा कहाँ दिखाते हैं, पीएल में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पीएल में लिखना चाहिए टू सैलरी, ठीक है। टू सैलरी यहाँ पर हो जाएगा, कितना है, 3000 है, हाँ 3000। अच्छा, सैलरी के बाद देखो क्या है, रेंट है। तो रेंट का खर्चा, तो मैंने जो जहां पर बिजनेस प्लेस है मेरा वो रेंटेड प्रीमाइसेस है, तो फिर रेंट देना पड़ेगा। तो रेंट का खर्चा कितना हो गया, कितना बोला है, 8000, है ना। रेंट कितना हो जाएगा, 8000, जितना बोला है उतना लिखते हैं। एडजस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन भी क्या है, मेरे बिजनेस का ही खर्चा है। अगर मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदा है तो फिक्स्ड एसेट के खर्चे को तो पूरा एसेट का कॉस्ट तो यहाँ नहीं लिखा जाता है, वो तो बैलेंस शीट में लिखा जाता है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, एसेट को हर साल जितने रुपए का यूज कर रहे हैं उतने ही को डेप्रिसिएशन बोला जाता है, ठीक है। ये 2000 का मतलब ये है कि इस साल मैंने एसेट का कितना यूज कर लिया, 2000 रुपए का एसेट यूज कर लिया, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन हो गया। अच्छा, इसके बाद वेजेस। वेजेस कहाँ लिखेंगे, वेजेस नॉर्मली लेबर लोगों को दिया जाता है जो कि हमारे स्टॉक को गोडाउन तक लाने में हेल्प करते हैं। तो वेजेस हमारा कहाँ लिखना चाहिए, ट्रेडिंग में लिखा होना चाहिए, तो ट्रेडिंग में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, वेजेस के बाद यहाँ पर क्या है, कैरेज इनवर्ट। तो कैरेज इनवर्ट का मतलब क्या, कैरी करके लेके आने का खर्चा। तो कैरी करके क्या लेके आएंगे, स्टॉक लेके आएंगे। तो स्टॉक जो लेके आएंगे तो फिर उसका खर्चा कहाँ लिखना चाहिए, ट्रेडिंग में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। टू कैरेज, ठीक है। टू कैरेज इनवर्ट कितना हो जाएगा, 5000, ठीक है, कैरेज इनवर्ट है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, कैरेज इनवर्ट के बाद है सेल्स। अच्छा, ये सेल्स है, ये भी तो इनकम है। देखो, सेल्स भी इनकम है, ये दोनों आइटम भी इनकम है। लेकिन जब तुम लोग लिखते हो इसको ट्रेडिंग में, लिखते हो इसको पीएल पे। हम इसका कंसेप्ट समझा रहे क्यों लिखा जाता है, ठीक है, वो जरूरी है, क्योंकि ये तो तुम लोग बचपन से सीख ही रहे हो, इसको ट्रेडिंग में लिख दो, इसको पीएल में। लेकिन अभी ये भी तो पता होना चाहिए ऐसा क्यों, रटने से तो नहीं होगा ना। तो सेल्स जो है, सेल्स हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। सेल्स का मतलब होता है बिजनेस का जो भी, मतलब जो भी चीज का बिजनेस हो रहा है उससे जो अर्निंग होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल्स, ठीक है। तो सेल्स कितना हो जाएगा, 2,50,000। तो इनकम तो मेरा रेंट रिसिप्ट भी है, सेल भी मेरा इनकम है, लेकिन सेल मेरा डायरेक्ट इनकम है, इसीलिए मुझे ट्रेडिंग में लिखना पड़ेगा। लेकिन मेरा इसके अलावा अगर कोई और प्रोसेस से मेरे पास अर्निंग आ रहा है, जैसे कि शेयर में पैसा लगा दिया तो डिविडेंड मिल सकता है, बैंक में पैसा रख दिया, जैसे मान लो तुम लोग के घर में भी एफडी किया हुआ है, बैंक में एफडी किया हुआ है, तो क्या उसी से घर चल रहा है, ऑब्वियसली नॉट, वो तो एक साइड इनकम है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन घर पे जो मेन काम है या कोई जॉब पे जाता है, जो भी हो, ठीक है, किसी के घर पे जॉब है या फिर बिजनेस है तो वही उनका मेन इनकम होगा, ठीक है। गुड आफ्टरनून तुषार। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे बाई, लिखो। इसके बाद देखो हम लाइन बाई लाइन ही लिख पा रहे हैं। इसके बाद अच्छा, मैंने सेल्स लिख दिया। सेल्स के बाद आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये कहाँ पर लिखोगे, पहला बात है इंटरेस्ट ऑन लोन तो मेरा एक्सपेंसेस है, तो कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग में कि पीएल में, कहाँ लिखना पड़ेगा, पीएल। पीएल में, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद क्या आएगा, रेंट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, ठीक है। रेंट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट वो किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम है क्रेडिट साइड, लेकिन किधर, पीएल में लिखेंगे। वो कभी ट्रेडिंग में लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वो बिजनेस का इनकम नहीं है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा इनकम है, अदर देन बिजनेस। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब अदर देन बिजनेस, ऑपरेटिंग का मतलब जिस चीज का काम हम लोग करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा रेंट रिसिप्ट। अच्छा, रेंट रिसिप्ट और इंटरेस्ट रिसिप्ट। रेंट रिसिप्ट कितना है, 6000, और इंटरेस्ट रिसिप्ट 3000, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट बचा क्लोजिंग स्टॉक। बोलो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाता है, जहां ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, जहां स्टॉक का डिटेल्स रहेगा। स्टॉक का डिटेल्स कहाँ रहता है, ट्रेडिंग में। तो क्लोजिंग स्टॉक भी कहाँ लिखना पड़ेगा, ट्रेडिंग में। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 10,000, तो लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 10,000, ठीक है। अब तुम लोग जीपी कैसे निकालते हो, दोनों साइड को टोटल करते हो फिर बैलेंस निकालते हो। तो 2,50,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा, 2,60,000, ठीक है। अब इधर लिख दोगे 2,60,000 और बाकी को कर लोगे कैलकुलेट, तो तुम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंस करके।
अच्छा ये कितना 30 और यहाँ पर हो गया 10, 40 और ये 5 5 10 50, 1,50,000, 1,50,000 माइनस करो 2,60,000 से, 1,10,000। अब इसको करेंगे ब्रॉड डाउन बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, 1,10,000। अब ये सबको ऐड करके नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो कि ट्रांसफर होता है कैपिटल में। अच्छा 1,10,000 और ये हो गया 9, मतलब 1,00,000 कितना 19,000, ठीक है 1,19,000 और बाकी माइनस कर दो 2 8 + 2 10, 10 + 10 20 23, कितना आ गया 96,000, ठीक है। तो एक बार चेक करके देखो जो हम लोगों ने स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखा था और ये जो है दोनों का आंसर हम लोग का सेम आया, ठीक है। वहां भी ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का 1,10,000 आया था, यहाँ भी हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट 1,10,000 आया है, आएगा ही, ठीक है। ये लिखने का तरीका अलग है और वो लिखने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों में कंसेप्ट से काम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो जैसे हम अगर ये बताएं कि यहाँ पर ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का क्या है पता है, ये हम लोग का है ऑपरेटिंग, इसको क्या बोलेंगे ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। और ये ओपनिंग स्टॉक, परचेज, पावर, वेजेस, कैरेज, इसके साथ जब इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ जब इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो ये क्या है, ये है मेरा ओपनिंग स्टॉक और मैंने इस बार 1,00,000 का स्टॉक खरीदा, लेकिन उसको खरीदने में मेरा इतना खर्चा हुआ, तो टोटल मेरे पास इतने रुपए का स्टॉक है, बोलो हाँ कि ना, टोटल मेरे पास इतने रुपए का स्टॉक है। लेकिन मेरे पास भी टोटल जो भी स्टॉक है उसमें बचा हुआ कितना है, सिर्फ 10,000, तो बाकी कहाँ गया, बेच दिया, ठीक है। कितने में बेचा, 2,50,000 में। अब इसमें क्या इंक्लूड है, प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कितना है 1,10,000, ठीक है। तो अगर पहला फॉर्मूला देखोगे जो हम लोगों ने यहाँ पर लिख के किया था, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस COGS, तो देखो मैंने जो जो कवर किया है उसी से किया हुआ है। देखो 2,50,000 से क्या माइनस किया है तुम लोगों ने, ये सबका टोटल, ये देखो 30, 1,00,000, 5,000, 10,000, 5,000 माइनस 10,000, तो इधर है तो माइनस ही होगा, नॉर्मल सा बात है, माइनस ही हो रहा है, तो क्या निकल के आएगा 1,10,000, ठीक है। अच्छा अब यहां पर अगर कवर करते हैं ये जो सैलरी से लेके डेप्रिसिएशन तक का जो एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, ये क्या एक्सपेंस है, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग, बिजनेस चलेगा तो ये सब खर्चा होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा तो ये सब खर्चा नहीं होगा। लेकिन ये जो सेपरेटली मैंने छोड़ दिया, ठीक है, ये लेकिन ऐसा एक्सपेंस है, बिजनेस चले या ना चले उसके साथ इसका कोई कनेक्शन है नहीं। हाँ बस लोन का टर्म्स मतलब कितने टर्म के लिए है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 1 साल 2 साल उतने साल चलेगा, बिजनेस के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, ये जो है ये क्या है, ये बिजनेस का इनकम नहीं है, ठीक है, ये किस चीज का इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये बिजनेस का इनकम नहीं है, ठीक है। अच्छा अब हमें निकालने के लिए बोला था, नेक्स्ट क्या निकालने के लिए बोला था, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करना पड़ेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1,10,000, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही लेस करेंगे। एक्सपेंसेस कितना है 8 + 2 10, 10 + 3 13, देखो ये हो गया 97,000। अब नेट प्रॉफिट निकालना है, मतलब मुझे ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये देखो ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और यहाँ पर ये जो है ये दोनों का एडजस्ट करके हम लोग का क्या आया है, ये दोनों का एडजस्ट करके हम लोग का आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ये वाला पॉइंट और ये वाला,
ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये दोनों को जब हम लोगों ने एडजस्ट किया तो हम लोग का आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब मुझे निकालने के लिए बोला था नेट प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये दोनों का एडजस्ट करके आया, उससे अगर हम लोग माइनस कर देते हैं क्या, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ऐड क्या कर देंगे, ऑपरेटिंग इनकम, इधर है तो ऐड ही हो रहा है ना, तो मेरा क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो वही सीखा था हम लोगों ने लास्ट दिन। ठीक है, ये देखो हम लोगों ने लास्ट दिन जो सीखा था उसी पे जस्ट हम लोगों ने भी क्वेश्चन किया। ठीक है, अभी नया कुछ भी नहीं सीखा है। तुम लोग को ऐसा स्टेटमेंट करना जरूरी नहीं होगा, तुम लोग को नॉर्मली ऐसे ही करना पड़ेगा फाइनल अकाउंट्स, लेकिन क्योंकि अभी प्रोफेशनल कोर्स में क्या है, ऐसे क्वेश्चन देगा, मतलब एक डायरेक्टली वैसा भी होता है, छोटा मोटा ये वो क्वेश्चन भी पूछता है, तो हमें प्रॉपर नॉलेज चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 11 की तरह हमें फाइनल अकाउंट्स करने दे देगा, हम लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ये प्रॉपर नॉलेज हमें चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्या है, नेट प्रॉफिट भी क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या यहाँ पर क्या निकल के आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है, बिजनेस का जो मेन बिजनेस का प्रॉफिट, तो सेल्स माइनस सीओजीएस। ठीक है, अच्छा अब अगर मुझे बोले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब बिजनेस का प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन सिर्फ सेल करके जो प्रॉफिट है वो नहीं, बिजनेस का बाकी खर्चा पे करने के बाद प्रॉफिट। तो बिजनेस का सेल करके मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया, जैसे ही सेल करके मेरे पास पैसा आएगा, हम अपना बाकी खर्चा पे करना स्टार्ट करेंगे ना, कि मैंने स्टाफ को रखा है उसको ये पेमेंट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दिया, ये सब दे दिया, मतलब मेरे बिजनेस का खर्चा, जिसका नाम क्या होता है यहाँ पर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सेल करके मेरे पास जैसे ही प्रॉफिट आया, मैंने अपना खर्चा पे करना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट क्या है। लेकिन मैंने सिर्फ बिजनेस नहीं किया है, बिजनेस का इनकम नहीं करते, मेरे पास दूसरा दूसरा इनकम भी। ठीक है, ये वाला, और इसीलिए मेरा कुछ ऐसा भी खर्चा है जो बिजनेस को रिलेट नहीं करता है। ठीक है, बिजनेस चले या ना चले मुझे देना पड़ेगा। जब हम उस तरीके के इनकम और खर्चे को भी एडजस्ट कर देते हैं, तो फिर मेरे पास क्या निकल के आता है, नेट। ठीक है, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर है, समझ में आया। तो अब देखो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे। अच्छा, सेल्स का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट में सेल्स करेंगे ना, तो हमें क्या निकालना पड़ता है, नेट सेल्स। ये पता है तुम लोग को, कैसे निकालते हो नेट सेल, सेल से सेल्स रिटर्न लेस कर, सेल से क्या लेस करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न, अगर है तो, नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखो, एक्चुअली नेट सेल का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रॉस सेल से मुझे क्या लेस करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न। ठीक है, जिसका और एक नाम भी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, अगर हम लोग ग्रॉस सेल से सेल्स रिटर्न लेस करते हैं तो हमें मिल जाता है नेट सेल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में रहेगा तो ही करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रॉस सेल में हम लोग का दो तरीके का सेल ही आता है, क्रेडिट सेल भी आता है और कैश सेल भी आता है, क्योंकि ये हम लोग का एक्रूअल बेसिस पे बनता है। ठीक है, जैसे अगर ड्यूरिंग द ईयर का क्रेडिट सेल है, तो मुझे पेमेंट मिले या ना मिले मुझे उसको दिखाना पड़ता है। जो तुम लोग बाई सेल्स लिखते हो उसमें थोड़ी ना सिर्फ कैश सेल रहता है, उसमें ओवरऑल सेल रहता है, बस ड्यूरिंग द पीरियड का होना चाहिए, मतलब उस साल का सेल होना चाहिए। कैश सेल हो क्रेडिट सेल हो दोनों आता है। ठीक है, माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे तो हमें नेट सेल मिलेगा, अगर सेल्स रिटर्न का डेटा रहता है तो हमें उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। सेम केस परचेज के लिए भी होगा, अगर मेरे पास परचेजेस का डेटा मुझे लिखना है फाइनल अकाउंट्स में, तो मुझे वो क्या लिखना पड़ता है, नेट परचेज। अब नेट परचेज कैसे निकलता है, ग्रॉस परचेज से मुझे क्या लेस करना पड़ेगा, परचेज रिटर्न। ठीक है, अब परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड होता है। अब इसमें क्या हमारा दोनों तरीके का परचेस आता है, कैश और क्रेडिट, बिल्कुल कैश क्रेडिट सभी आता है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैश आता है क्रेडिट नहीं आता, ऐसा नहीं, सब आता है। लेकिन हाँ, ड्यूरिंग द ईयर का होना चाहिए, कैश परचेस भी आएगा एज वेल एज क्रेडिट परचेस भी आएगा। ठीक है, कैश परचेस क्रेडिट परचेस दोनों। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन में हमें सिर्फ सेल या परचेज बोला हुआ है, तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, हमेशा ग्रॉस सेल या ग्रॉस परचेज ही मानेंगे। अगर उससे माइनस करने का डेटा रहेगा तो माइनस करेंगे। देखो ये डेटा इंफॉर्मेशन रहेगा क्वेश्चन में तो ही ना माइनस करेंगे, नहीं रहेगा तो कैसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो, इफ ओनली सेल्स, मतलब हमें सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है सेल्स या फिर सिर्फ परचेज, ऐसे लैंग्वेज लिखा हुआ इज मेंशन, मतलब क्वेश्चन में सिर्फ सेल या परचेज बोला है, एज्यूम
it to be gross sales एंड ग्रॉस परचेस। तो हम लोग इसको ग्रॉस ही मानेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास कुछ रिटर्न रहेगा तो माइनस कर देंगे, नहीं रहेगा तो माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। देखो मैंने अभी क्या बोला, मैंने जस्ट इतना बोला कि अगर हम लोगों के पास ग्रॉस सेल रहता है और क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न का डेटा रहता है तो हमें नेट सेल ही लिखना पड़ता है। उसका रीजन भी सुन लो क्यों ऐसा लिखना पड़ता है। जो सेल मेरा हुआ ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम लोग सेल रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में तो हम लोग उसका प्रॉफिट भी बुक करते हैं। जितना सेल रिकॉर्ड करते हैं उसके अगेंस्ट में उतना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो अगर हम लोगों का सेल्स रिटर्न हुआ है तो क्या उसमें प्रॉफिट बुक होगा? अगर मैंने सेल किया था ये वाला, ठीक है, 1000 रुपए में, अब ये मुझे मेरे कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो क्या इस पे प्रॉफिट बुक होगा? नहीं होना चाहिए। अब मेरा ये बिका ही नहीं, सामान वापस आ गया तो प्रॉफिट कैसे बुक होगा? तो अगर हम इसको माइनस नहीं करेंगे रिटर्न को तो मेरा उसका प्रॉफिट भी तो वहां पर इंक्लूड हो जाएगा, जो गलत दिखाएगा मुझे। क्योंकि जो मेरा बिका नहीं वो तो क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए। मेरा स्टॉक का दो ही चीज हो सकता है, या तो मैंने स्टॉक बेच दिया या तो स्टॉक मेरे पास ही पड़ा हुआ है। बेचने के बाद अगर अगर वापस आ गया तो अगेन वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो इसको हम सेल्स रिटर्न माइनस नहीं करेंगे तो मेरा सेल्स क्या दिखेगा? मेरा सेल्स में तो ग्रॉस प्रॉफिट गलत दिखेगा। मान लो मैंने 1000 रुपए का 5 चीज बेचा था, ठीक है, तो मेरा 5000 रुपए का सेल हुआ था। अब मान लो ये एक एक चीज 900 रुपए का था तो मैंने पर चीजों पे कितने का प्रॉफिट बुक किया था? 100 रुपए का। अब जब हम ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर लिखेंगे तो मेरा कितना प्रॉफिट दिखेगा? 100 × 5, 500। और मुझे यहाँ पर सेल कितना दिखाना पड़ेगा? 5000। लेकिन मान लो एक चीज मेरा रिटर्न आ गया, एक पीस, ठीक है, तो 1000 रुपए का सेल मुझे क्या करके दिखाना चाहिए? कम करके दिखाना चाहिए। तो मेरा एक्चुअली सेल फिर कितने का होगा? 4000। तो अगर ये कम नहीं करेंगे तो इधर मेरा प्रॉफिट भी तो गलत बुक होगा। मुझे प्रॉफिट भी तो 4 आइटम का ही बुक करना चाहिए। तो फिर वो आइटम जो मेरा रिटर्न हो गया उसको मुझे कहाँ दिखाना पड़ेगा? बाई, मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ से लेस हो जाने से वो कहाँ चला जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक में ऑटोमेटिकली वो काउंट हो जाएगा क्योंकि मेरा प्रॉफिट जो है मेरा कम बुक होगा, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न को लेस करने का वही रीजन है कि मुझे सही प्रॉफिट बुक करना है, मुझे गलत प्रॉफिट बुक नहीं करना है, नहीं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट गलत दिखेगा। और परचेस का भी वही है। अब मैंने अगर परचेस किया तो मेरा खर्चा बढ़ा, ठीक है। अब अगर मैंने परचेस रिटर्न कर दिया है तो फिर मेरा खर्चा तो कम हुआ है। तो अगर हम खर्चा गलत दिखाएंगे तो मेरा प्रॉफिट भी तो फिर गलत कैलकुलेट होके आएगा। मैंने 100 रुपए का चीज खरीदा था, मैंने 20 रुपए का चीज वापस कर दिया, तो अगर हम उसको 100 को 20 माइनस करके 80 नहीं दिखाएंगे तो फिर मेरा वहां पर प्रॉफिट भी तो क्या आएगा? कम दिखेगा। खर्चा अगर ज्यादा दिखा रहे हैं तो प्रॉफिट मेरा कम दिखेगा, जबकि मेरा खर्चा उतना है नहीं। तो फिर मुझे परचेस से भी क्या करना चाहिए? परचेस रिटर्न को लेस कर देना चाहिए, ठीक है। ये रीजन होता है लेस करने का। अच्छा, अब लिखो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है और बैलेंस शीट कैसे बनता है? तो देखो बैलेंस शीट जो है लाइबिलिटीज, एसेट्स, लाइबिलिटीज और एसेट, ठीक है। अच्छा, अब लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा और एसेट में क्या क्या आएगा? एसेट में आ जाएगा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में बिल्डिंग, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, जो समझाने के लिए कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। बिल्डिंग B/D लिखा है मैंने, बिल्डिंग, फर्नीचर, इसके बाद लैंड लिख लिया, पेटेंट, पेटेंट, कॉपीराइट, और भी हो सकता है। इसमें मैंने टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों मिक्स्ड अप करके लिखा है। बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, ये तीन देखोगे तो टेंजिबल है। पेटेंट और कॉपीराइट ये हम लोग का क्या हो जाएगा? इनटेंजिबल। अच्छा, अब फिक्स्ड एसेट के बाद क्या लिखेंगे? करेंट एसेट। करेंट एसेट में क्या क्या आ सकता है? कैश, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड, एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग, इनकम। बोलो क्या पेटेंट। अच्छा,
करेंट एसेट का मतलब क्या होता है पता है ना? करेंट एसेट का मतलब है जो कन्वर्टेबल इनटू कैश हो जाएगा विद इन 12 मंथ्स। ठीक है, करेंट एसेट का मतलब क्या है? कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 12 मंथ। ठीक है, और फिक्स्ड एसेट का मतलब है जो हमें मोर देन 1 ईयर जिससे बेनिफिट मिलता है। फिक्स्ड एसेट का मतलब जो जिससे हमें मोर देन 1 ईयर का इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। यहाँ पर बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग, बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, वो होता है फिक्स्ड एसेट। ठीक है, और ये हो गया करेंट एसेट। अच्छा, अब लाइबिलिटी साइड में लिखो। लाइबिलिटी साइड में स्टार्टिंग में क्या रहेगा? कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के बाद क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट हुआ तो ऐड होगा, अगर लॉस हुआ तो लेस होगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, कोई भी एक ही चीज होगा। ठीक है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आउटर में आ जाएगा, बाकी ड्राइंग्स भी होगा। ठीक है, इतना कुछ नहीं लिख रहे हैं, जस्ट एक ओवरऑल दिखा रहे हैं। बैंक लोन आ सकता है, लोन फ्रॉम अदर्स, अगर किसी और से लोन लिया है बैंक के अलावा वो आ सकता है। अच्छा है, अब ये सब हम लोग का नॉन करेंट लाइबिलिटी हो गया। अब करेंट लाइबिलिटी में क्या होगा? क्रेडिटर आएगा, बिल्स पेबल आएगा, बीपी। ठीक है, बिल्स पेबल आएगा। अच्छा, इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा। ठीक है, प्रीपेड इनकम, सॉरी प्रीपेड, हाँ प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम होगा तो ही तो हम लोग का लाइबिलिटी होगा। तो बैलेंस शीट जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट जो है एसेट और लाइबिलिटी का कॉम्बिनेशन होता है। तो फिक्स्ड एसेट का मतलब जिससे हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर का बेनिफिट मिलेगा, और करेंट एसेट का मतलब जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। ठीक है, और इधर लाइबिलिटी का देखो, लाइबिलिटी का हम लोग का बेसिकली ना 3 पार्ट होता है। एक करंट लाइबिलिटी, ये पूरा है नॉन करंट लाइबिलिटी, लेकिन इसमें से ये है ओनर्स कैपिटल। ठीक है, ये ओनर्स लाइबिलिटी है। ठीक है, और ये अदर्स लाइबिलिटी है, क्योंकि कैपिटल तो ओनर ने खुद लगाया होगा बिजनेस में। ठीक है, तो ये ओनर का होता है, और ये है अदर देन ओनर होता है। ठीक है, तो एक्चुअली बैलेंस शीट हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल का मतलब अलग हो जाता है, कैपिटल के अलावा बाकी चीजों का मतलब अलग होता है। वैसे तो 2 पार्ट में होता ही है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट करेंट एसेट, इधर नॉन करेंट करेंट लाइबिलिटी। लेकिन फिर भी इसको अगर हम लोग और भी थोड़ा सा डिटेल्स में सोचे तो ये कैपिटल जो है वो ओनर्स इक्विटी होता है। ठीक है, और बाकी जो है वो अदर्स, अदर ने गिवन। जैसे बैंक से लोन लेना एक अलग चीज होता है, घर से पैसा लेके बिजनेस में लगाना वो एक अलग चीज होता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। लेकिन लोन लेके जब बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसे कैपिटल नहीं बोलते, उसको लोन ही बोला जाता है। अच्छा, अब ये बैलेंस शीट जो है ना, उसको भी बनाने का 2 तरीका होता है। ठीक है, उसका भी 2 टाइप्स है जिससे हम लोग बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, तो लिखो जिस तरीके से बैलेंस शीट बनता है, इसमें लिखो, नहीं बन, लिखो मैनर इन विच एसेट्स एंड मैम एक बार लाइबिलिटीज। लास्ट पेज पे देखा था। ओके मैम। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर shown in बैलेंस शीट। ठीक है, किस तरीके से हम लोग एसेट लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में दिखाते हैं? तो मेनली 2 तरीके से दिखाते हैं। एक होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, और दूसरा होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब है
लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जो इजीली ट्रांसफरेबल इनटू कैश। अकाउंट्स में लिक्विड का मतलब कैश है, ठीक है। सबसे ज्यादा लिक्विड कैश ही होता है, क्योंकि कैश से हम लोग कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। कैश से जो है, कैश को हम लोग किसी भी चीज में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैश से हम लोग मशीन खरीद सकते हैं, कैश से हम लोग स्टॉक खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इसे लिक्विड बोला जाता है, ठीक है। तो अगर लिक्विडिटी का ऑर्डर में बनेगा तो फिर कैसे लिखना पड़ता है, लिखो मोर लिक्विड एसेट, more liquid acid and are shown first, ठीक है। जो सबसे ज्यादा लिक्विड है वो सबसे पहले दिखेगा, ठीक है। मतलब बैलेंस शीट में सबसे पहले फिर क्या दिखाना पड़ेगा, अगर सबसे ज्यादा जो लिक्विड है उससे पहले दिखाना है बैलेंस शीट में, तो सबसे पहले क्या दिखेगा एसेट साइड में, करंट एसेट की, एसेट साइड, करंट एसेट, करंट एसेट, ठीक है। करंट एसेट दिखेगा, हाँ कैश सही है, आंसर कैश बोल रहे हो जो सही है। लेकिन हम अगर ओवरऑल पूछे तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, पहले मुझे सारा करंट एसेट लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। और अगर हम लोग लाइबिलिटी साइड से इसे डिस्क्राइब करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर हम लोग लाइबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करेंगे तो मोर लिक्विड लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, करेंट लाइबिलिटी। देखो हम, मैंने दोनों चीज को कंबाइन करके लिखवा दिया। जो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है वो पहले दिखाना है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में, तो पहले करंट एसेट दिखाओ उसके बाद फिक्स्ड एसेट, मतलब इधर लिखो करंट एसेट जो भी आएगा, उसके बाद क्या लिखोगे, फिक्स्ड एसेट। अगर ऐसे करके कोई अपना बैलेंस शीट बना रहा है तो बोलेंगे ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी मेंटेन कर रहा है। लेकिन नॉर्मली हम लोग ये फॉलो नहीं करते, हम लोग ये वाला करेंगे, ठीक है। ये करते हैं हम लोग, नॉर्मली फिक्स्ड पहले लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, करंट एसेट लिखते हैं। तो अगर एसेट साइड में करंट उसके नीचे फिक्स्ड होगा तो लाइबिलिटी साइड में भी क्या होगा, पहले क्या आएगा, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। पहले करंट लाइबिलिटी आएगा और उसके नीचे आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। ऐसे बनेगा, तो वही हम स्लैश देके लिखवा रहे हैं। इधर अगर करंट एसेट होगा एसेट साइड में तो इधर मेरा क्या आ जाएगा, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट के ऑपोजिट में क्या होगा, मतलब एसेट के ऑपोजिट में लाइबिलिटी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी। मैंने दोनों को कंबाइनली लिखवा दिया, ठीक है, कि एसेट साइड में कैसे लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में कैसे लिखेंगे, अगर ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और अगर ऑर्डर ऑफ परमानेंस फॉलो कर रहे हैं तो क्या होगा, लेस लिक्विड, लेस लिक्विड एसेट्स आर शोन फर्स्ट। जो कम लिक्विड है उसको पहले दिखाना है, तो बोलो पहले क्या दिखेगा, एसेट साइड में अगर बोले तो पहले क्या दिखेगा, बोलो एसेट साइड में पहले क्या दिखेगा, लेस लिक्विड क्या, बोलो फिक्स्ड एसेट, पहले फिक्स्ड एसेट दिखेगा। लेस लिक्विड कौन है, फिक्स्ड एसेट लेस लिक्विड है। हम चाहे तो अभी एक बिल्डिंग नहीं बेच सकते, चाहे तो अभी एक प्लांट मशीनरी नहीं बेच सकते, फर्नीचर तुरंत नहीं बेच सकते, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो फिक्स्ड एसेट ये हमारा लेस लिक्विड है, और इधर क्या आ जाएगा, करंट एसेट, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। और फिक्स्ड एसेट के साइड में स्लैश देके क्या लिखोगे, लाइबिलिटी साइड में फिर क्या लिखेंगे, सबसे पहले नॉन करंट लाइबिलिटी, और उसके नीचे क्या लिखेंगे, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। इसके अगेंस्ट में ये आएगा। और हम लोग फॉलो क्या करते हैं, ये बात, ठीक है। हम लोग परमानेंस नेचर, मतलब हम लोग नॉर्मली जिस प्रोसेस से बैलेंस शीट हमेशा बना रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली हम लोग जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो फिर कौन सा नेचर हो गया, परमानेंस नेचर। हम लोग लिक्विडिटी नहीं फॉलो करते, हम लोग ऐसे थोड़ी लिखते हैं, पहले करंट एसेट लिख लिया फिर फिक्स्ड एसेट। नॉर्मली हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पहले फिक्स्ड एसेट लिखते हैं फिर ही करंट एसेट लिखते हैं। क्या ये लिखना गलत है, नहीं वो गलत नहीं है, ये ज्यादा फॉलो होता है, ठीक है। तो हम लोग परमानेंस नेचर वाला ही नॉर्मली करते हैं। तो तुम लोग देखोगे हमेशा पहले फिक्स्ड एसेट ही तो लिखते हो, उसके नीचे ही करंट एसेट, और इधर कैपिटल से स्टार्ट करते हो, करंट लाइबिलिटी में लाके खत्म करते हो, तो फिर कौन सा फॉलो करते हैं, परमानेंस नेचर, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि दो तरीके से हमारा बैलेंस शीट बनता है, हम लोग नॉर्मली ये वाला फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को पढ़ना है एडजस्टमेंट, ठीक है। जो हमारा एडजस्टमेंट रहता है ना, फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट काफी रहता है, ठीक है। एडजस्टमेंट कहाँ लिखा हुआ रहता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर, ठीक है। तो एडजस्टमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग करो एडजस्टमेंट। अब देखो, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस तक हम लोग पहुंचते कैसे, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है,
ट्रांजैक्शंस, ठीक है। बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शंस यानी कि लेन देन। अब जब लेन देन होता है तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास बिल, इनवॉइस, कैश मेमो, अलग अलग चीज हमारे पास रहता है। तो वो सारी चीजों से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड कहाँ होता है, जर्नल, ठीक है। रिकॉर्ड करने का मतलब जर्नल में उसे दिखाते हैं। फिर रिकॉर्ड करने के बाद उसे क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। पोस्ट कहाँ होता है लेजर। लेजर में जो करते हैं, जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, इसीलिए तो लेजर पोस्टिंग बोला जाता है। पोस्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं एक समरी, सारे अकाउंट का एक समरी बनाते हैं, ठीक है। तो जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद क्या बनता है, लेजर का जो भी बैलेंस है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं समरी ऑफ ऑल द अकाउंट्स, ठीक है। तो बेसिकली जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। और इसको अगर नॉर्मल बोले, हम लोग पहले बिजनेस में ट्रांजैक्शंस करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमारे पास कुछ डेटा होगा, फिर उस डेटा को क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड, जिसको अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोलते हैं जर्नल एंट्री पास करना। फिर रिकॉर्ड होने के बाद उसको पोस्ट करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजर में लिखना, टी शेप में। उसके बाद लेजर जब बनता है, जो भी लेजर का बैलेंस आता है, चाहे डेबिट साइड आए चाहे क्रेडिट साइड आए, वो सारे बैलेंस को हम लोग जहां दिखाते हैं वो होता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस से बनता है। ट्रायल बैलेंस के देखो, ट्रायल बैलेंस कैसे देखने में होता है, ऐसा, ऐसे देखने में होता है, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो डेबिट में क्या क्या लिखा जाता है, क्रेडिट में क्या क्या लिखा जाता है, बोलो। डेबिट साइड कौन कौन सा अकाउंट लिखते हैं, क्रेडिट साइड कौन कौन सा है, दोनों गलत होगा। हाँ ये ठीक है, इनकम हम लोग का क्रेडिट साइड लिखते हैं, एक्सपेंस डेबिट साइड लिखते हैं। इसके अलावा भी एक चीज लिखते हैं दोनों में, एसेट लायबिलिटी। इधर क्या लिखते हैं, एसेट, इधर क्या लिखते हैं, बस इसी को याद रख। डेबिट साइड में एक्सपेंस एसेट को बुक करते हैं, और क्रेडिट साइड में इनकम और लायबिलिटीज को बुक करते हैं, ठीक है। और हम लोग का ट्रायल बैलेंस रेडी हो जाता है। अच्छा, अब देखो जो एडजस्टमेंट का बात है वो कैसा होता है, देखो। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस है ऐसे, इधर एक डेबिट और इधर एक क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है डेप्रिशिएशन। अब डेप्रिशिएशन किधर होगा बोलो, डेबिट में होगा कि क्रेडिट में होगा, एक्सपेंस है। तो मान लो यहाँ पर है सपोज मेरा 20, ठीक है। और एक कंडीशन दिखा रहे, जस्ट इसके ऑपोजिट में ही कंपेयर करके, इधर भी एक ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, यहाँ पर भी वही डेबिट क्रेडिट लिख दिया। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, मान लो क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है कि डेप्रिशिएशन ऑफ ₹20, ठीक है। ऐसा ही तो होता है ना, एडजस्टमेंट ऐसे नीचे लिखा हुआ रहता है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, बाहर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है। देखो, अगर अंदर लिखा हुआ है तो वो एडजस्टमेंट नहीं होता है, ये बाहर लिखा हुआ है तो वो एडजस्टमेंट होता है। ऐसा क्यों, अब इसके अंदर आया है मतलब क्या डेप्रिशिएशन का एंट्री हुआ है, बोलो। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है डेप्रिशिएशन लिखा हुआ, तो क्या डेप्रिशिएशन का ये प्रोसेस फॉलो हुआ है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तीनों में से गया होगा, तभी क्या ये यहाँ दिख रहा है, हाँ तो तभी दिख रहा होगा ना। अभी तो मैंने बोला कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ये सब कैसे आएगा, लेजर पोस्टिंग का अकाउंट बैलेंस से ही तो आता है। तो फिर अगर मेरा डेप्रिशिएशन इसके अंदर दिख रहा है तो इसका मतलब डेप्रिशिएशन का एंट्री हुआ होगा, जो कि क्या होता है, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट होता है डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो जर्नल वन, लेजर पोस्टिंग भी हुआ होगा, एक डेप्रिशिएशन अकाउंट बना होगा, एक एसेट अकाउंट। मैंने अभी सिर्फ डेप्रिशिएशन अकाउंट दिखाया है, तो डेप्रिशिएशन अकाउंट में ये पोस्ट हुआ होगा, इसका बैलेंस यहाँ पर तभी दिख रहा है। लेकिन ये इधर दिखने का मतलब क्या है, क्या डेप्रिसिएशन का एंट्री हुआ था, नहीं। अगर होता तो यहाँ पर होता, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर एडजस्टमेंट में कोई चीज लिखा हुआ है, मतलब उस पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोई भी नहीं हुआ है, ना तो उसका जर्नल हुआ है, ना तो उसका फिर जर्नल नहीं हुआ है तो लेजर भी नहीं होगा, लेजर नहीं हुआ है तो आगे तो जर्नल होगा ना। अगर जर्नल ही नहीं हुआ है तो आगे का प्रोसेस तो होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये हम लोग का एरर ऑफ ओमिशन है।
हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी पढ़ते हैं ना, तो वहां पर अलग अलग एरर होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एंट्री हमें करना चाहिए था बट हम लोगों ने किया नहीं, ठीक है। तो एरर ऑफ अगर ओमिशन है, मतलब हम लोगों ने एरर का मतलब एरर क्या किया है, हम लोगों ने ओमिट कर दिया, इसका एंट्री नहीं किया, तो उसको ठीक कैसे करते हैं, एंट्री पास करके करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एंट्री को पास कर देते हैं। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट में इसीलिए बोला जाता है तुम लोगों को ऐसा कि एडजस्टमेंट को कितने बार पुट करना है, तुम लोग को बोला जाता है 2 बार पुट करना है, ऐसा बोला जाता है ना, नीचे का जो भी डेटा है उसको 2 बार पुट करना है। क्यों? क्योंकि एंट्री का 2 टाइप होता है, समथिंग डेबिट टू समथिंग। अब डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या हो, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट, ठीक है। ये एंट्री मैंने किया नहीं था, अब कर दिया, तो अब ये 2 बार तो पुट होगा। डेप्रिसिएशन कहाँ लिखोगे, पीएल में, ठीक है। और एसेट का जो भी वैल्यू रहेगा उससे क्या करोगे, डिप्रिशिएशन को लेस कर दोगे 20 से, तो 2 बार तो ऑटोमेटिकली होगा ना, इसीलिए बोला जाता है 2 बार लिखना पड़ेगा। लेकिन ये 2 बार लिखने का लॉजिक क्या है, क्योंकि मैंने ये एंट्री किया ही नहीं था। अब एंट्री तो सिर्फ डेबिट सिर्फ क्रेडिट नहीं होगा, सिर्फ डेबिट सिर्फ क्रेडिट तब होता है जब एरर ऑफ ओमिशन के अलावा कुछ और होगा। ओमिशन का मतलब तो मैंने एंट्री नहीं किया, जब एंट्री नहीं किया, एंट्री करेंगे तो उसका तो डेबिट क्रेडिट दोनों पार्ट ही रहेगा। अब कुछ डेबिट कुछ क्रेडिट रहेगा तो 2 जगह पे जाके तो पुट होगा ही होगा। अब ये हमें कब पता चल रहा है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। तभी तो यहाँ नीचे दिखा रहे हैं ना कि ये सब एंट्री करना बाकी है। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तुम लोग का क्वेश्चन कैसे रहता है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसके नीचे एडजस्टमेंट दिया है, मतलब ट्रायल बैलेंस जो दिया हुआ है वहां तक तो सब कंप्लीशन है, लेकिन इनकम्प्लीट कुछ ये डेटा है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली उसका इंपैक्ट हम लोग कहाँ दिखाएंगे, फाइनल अकाउंट्स में दिखाएंगे। अब क्या एडजस्टमेंट है वो देखना पड़ेगा, और कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा कौन सा पीएल में जाएगा, उसके लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया कि ट्रेडिंग में क्या जाना चाहिए, पीएल। अब एडजस्टमेंट को देखो, समझो, उसका एंट्री समझो, फिर उसको ट्रांसफर करो, जो ट्रेडिंग में जाएगा ट्रेडिंग में, जो पीएल में जाएगा पीएल में, जो बैलेंस शीट में जाना चाहिए वो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। इसी वजह से एडजस्टमेंट को 2 बार पुट करने के लिए बोला जाता है कि एडजस्टमेंट हमेशा 2 जगह पे जाएगा, ठीक है। या तो ट्रेडिंग पीएल में, या तो ट्रेडिंग बैलेंस शीट में, या पीएल बैलेंस शीट में, ऐसे ही तो होता है। तो एडजस्टमेंट हमेशा 2 बार जाता है। उसका लॉजिक यही है क्योंकि उसका एंट्री हुआ नहीं है। अब एंट्री होगा तो वो तो 2 जगह जाएगा, डेबिट और क्रेडिट होके, ठीक है। अब इसका देखो, इसका एंट्री हुआ है तो ये कहाँ जाएगा, ये डायरेक्टली बोलो ये कहाँ जाएगा, पीएल में। डिप्रिसिएशन कहाँ जाता है, डायरेक्टली कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब लिखो यहाँ पर, ये तो जस्ट समझाने के लिए, मेन पॉइंट जो है वो लिख लो। वर्टेबल बैलेंस आर appearing in trial balance indicates the transactions has been already recorded and posted। देखो अभी तक मैंने जो बोला उसी को लिख पाया, कुछ नया नहीं, ठीक है। जो बोला वही लिख पाया। वट एवर बैलेंस आर अपियरिंग ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में जो भी बैलेंस अपियर कर रहा है, मैंने डेप्रिसिएशन का एग्जांपल दिया, कोई भी बैलेंस अपियर करे, ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि ये ट्रांजैक्शन ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी हुआ है, पोस्टेड भी है, मतलब इसका जर्नल भी हुआ है, इसका लेजर भी हुआ है, तभी ये ट्रायल बैलेंस में जा सकता है, अदरवाइज ये ट्रायल बैलेंस में नहीं जा सकता। और इसका ऑपोजिट अगर हुआ, इफ आइटम इज नॉट appearing is not appearing in ट्रायल बैलेंस, अगर आइटम ट्रायल बैलेंस में नहीं है, मतलब एडजस्टमेंट में है, ठीक है, इट मीन्स ट्रांजैक्शन has recorded, sorry, has not recorded एंड पोस्टेड, मतलब इसका जर्नल लेजर कुछ भी नहीं हुआ है। अगर ट्रायल बैलेंस में अपियर नहीं कर रहा है तो हमें कहाँ दिखता है, एडजस्टमेंट में। अगर कोई भी चीज हमें एडजस्टमेंट में दिख रहा है तो इसका मतलब कंफर्म है कि उसका हमारा जर्नल लेजर कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। और एक पॉइंट लिख, सिंस ट्रायल बैलेंस हैज
been prepared, it means journal and ledger has already closed. क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो जर्नल बन के खत्म हो गया था, लेजर भी बन के क्लोज हो गया था, उसी का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में हम लोग दिखा चुके हैं। अब कॉमा देके नाउ टू रिकॉर्ड these transactions we need to direct impact in final accounts, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट में जो रहता है उसका जर्नल लेजर करके फिर ट्रायल बैलेंस करके फिर थोड़ी ना फाइनल अकाउंट्स में दिखाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको फाइनल अकाउंट्स में इंपैक्ट देते हैं। ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में भेजते हैं, पीएल का आइटम है पीएल में, बैलेंस शीट का है बैलेंस शीट में। क्योंकि अब हमारा फाइनल अकाउंट्स बन चुका है, अब बने हुए चीज पे अगर मुझे रेक्टिफाई करना है तो मुझे डायरेक्ट फाइनल अकाउंट्स पे ही उसे चार्ज करना पड़ेगा। ये सारी चीजों का अलग से ना तो जर्नल होगा, ना तो लेजर होगा, ना तो ट्रायल बैलेंस होगा, डायरेक्टली वो वहां पर जो है हमें सेंड कर देना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका रीजन है जर्नल क्लोज हो चुका है, लेजर क्लोज हो चुका है, ट्रायल बैलेंस भी बन चुका है। अब अगर उसमें डालने जाएंगे तो फिर से हमें पूरा चीज को अगेन रेडी करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स में उसका इम्पैक्ट दिखाते हैं। अच्छा, अब टेक लिख दो, टू टेक डायरेक्ट इम्पैक्ट इन फाइनल। यहाँ पर एक वर्ड टेक ऐड कर दो, नीड टू टेक डायरेक्ट इम्पैक्ट इन फाइनल। अब कुछ एडजस्टमेंट हम लोग सीखेंगे जो नॉर्मली रहता है क्वेश्चन में। Okay. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अच्छा, अगर हमारे पास एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कुछ एक अमाउंट दिया हुआ है, हम अभी अमाउंट नहीं लिख रहे, जस्ट मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा है। तो मुझे बोलो इसका एंट्री क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एंट्री क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एंट्री मैम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सही है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, ये हम लोग का एंट्री होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये मुझे कहाँ दिया हुआ है, मैंने बोला कि ये एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट है मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, समथिंग एक अमाउंट दिया हुआ है, तो फिर उसका एंट्री होना चाहिए एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब इसका एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ होना चाहिए, तो मुझे बोलो ये जो एक्सपेंस है ये कहाँ जाएगा, और ये जो जैसे मैंने बोला ना डेप्रिसिएशन टू एसेट, तो हम लोग अगर डेप्रिसिएशन हमारा एडजस्टमेंट में दिया हो तो डेप्रिसिएशन पीएल में लिखेंगे और बैलेंस शीट में एसेट से लेस करके लिखेंगे। तो वैसे ही मुझे बोलो ये एक्सपेंसेस मुझे कहाँ दिखाना चाहिए, ये एक्सपेंसेस का डेटा मुझे कहाँ दिखाना चाहिए? हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में किधर जाएगा बोलो? लायबिलिटीज।
लाइबिलिटी साइड, ठीक है, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। और ये बोलो एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में भी जा सकता है, पीएल में भी अगर मान लो वेजेस का आउटस्टैंडिंग है तो ट्रेडिंग में देंगे, अगर सैलरी है तो पीएल में देंगे। पीएल का आइटम होगा तो पीएल में, मैंने तो भी आइटम का नाम लिखा ही नहीं है ना, तो मुझे यहाँ पर इन जनरल क्या लिखना चाहिए? या तो ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है, या फिर कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा। वो तो मुझे नहीं पता ना, वो तो मुझे स्पेसिफिकली आइटम का नाम देगा तो ही हम लिख पाएंगे, अदरवाइज मुझे ऐसे लिखना चाहिए। अब ट्रेडिंग पीएल में क्या होगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और लाइबिलिटी साइड में मतलब ट्रेडिंग पीएल में बेसिकली क्या करना पड़ेगा? इसे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मेरा एक्सपेंसेस और भी बढ़ रहा है तो मुझे पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के साथ उसे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और लाइबिलिटी साइड में हम पर्टिकुलर नाम से दिखा देंगे, कहाँ दिखाएंगे? करेंट, ये क्या होता है? करेंट लाइबिलिटी होता है, ये नॉन करेंट में नहीं जाएगा, ठीक है, करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस बना लिया, ये हो डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया सैलरी। तुम लोग मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? सैलरी लिख दिया मैंने, सपोज 10,000, ठीक है। अच्छा 1,000 लिख दिया, चलो यहाँ जगह नहीं है 10,000 लिखने का। और इसके नीचे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹100, ठीक है। अच्छा अब इसका बोलो क्या ट्रीटमेंट होगा? मतलब बस इतना दिया हुआ है, तुम लोग बताओ इसको कहाँ पर क्या लिखे? मतलब मुझे पूरे फाइनल, मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में इसका इम्पैक्ट बताओ कि ट्रेडिंग में यहाँ लिखे, पीएल में यहाँ लिखे, या बैलेंस शीट में यहाँ लिखे। आउटस्टैंडिंग और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी। हाँ तो इधर बैलेंस शीट लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल, जैसे बनता है हम लोग का। तो ट्रेडिंग में तो कुछ नहीं आएगा, पीएल मतलब थोड़ा सा नीचे दिखा देते हैं, ये ट्रेडिंग ऐसे रहेगा। पीएल में सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आइटम जो अपीयर कर रहा है वो कहाँ जाएगा? पीएल का आइटम है, तो पहले क्या लिखेंगे? कितना? 1,000, ठीक है। अब नीचे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। अब इसका एंट्री क्या होगा? देखो इसका एंट्री होगा, अभी देखा हम लोगों ने, इसका एंट्री क्या होगा? सैलरी, ये देखो ना अभी नाम दिया था एक्सपेंस, एक्सपेंस की जगह क्या लिखेंगे? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसी का क्यों एंट्री किया? क्योंकि इसी का एंट्री होना बाकी है। ये तो एंट्री हो गया, पोस्टिंग हो गया, तभी तो ट्रायल में दिख रहा है, तो ये एंट्री हो गया। अब ये कितने से होगा? 100। अब बोलो सैलरी डेबिट हो रहा है, मतलब खर्चा। सैलरी क्या है? खर्चा। एक ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, सैलरी क्या हुआ? डेबिट। तो सैलरी ऑलरेडी 1000 है और मुझे कितना दिखाना पड़ेगा? 100। अब ये क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि मैंने ये बाकी रखा था, तो यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज क्या ऐड करते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखने के टाइम पे। तो ये कितना बन जाएगा? 1100। अब ये देखो ये क्रेडिट हुआ, ये लाइबिलिटी है, देखो ना वही तो मैंने लिखा, ये क्या है? लाइबिलिटी है, ठीक है। ये वाला मेरा क्या है? लाइबिलिटी है। और ये मेरा क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस कहाँ पर जाएगा? ट्रेडिंग या पीएल में जाएगा? क्योंकि पीएल का था तो पीएल में जाएगा। बैलेंस शीट में करेंट लाइबिलिटी में क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी 100, इसीलिए लिखा जाता है। तो इसीलिए एडजस्टमेंट 2 बार पोस्ट हुआ, हो गया 2 बार पोस्ट, एक बार इधर और एक बार इधर, ठीक है। इस तरीके से होता है। अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा आइटम लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले बोलो मुझे इसका एंट्री क्या हो? अगर कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है तो बोलो एंट्री क्या होगा? जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ये एंट्री हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या एंट्री होगा? मैम एडवांस প্রিপেড এক্সপেন্স ম্যাম, ঠিকই তাহলে বলছিল এটা দিয়ে। এটা হবে প্রিপেড এক্সপেন্সেস বা অ্যাডভান্স এক্সপেন্সেস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাংক। ব্যাংক না, ব্যাংক হবে না। যখন পে ম্যাম করব পেমেন্ট তো তখন হয়েছে। ব্যাংকের এন্ট্রি, হ্যাঁ তখন তো ব্যাংকের এন্ট্রি হবে। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ठीक है।
एक देखो फिर यहाँ पर भी तो हमारा फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो बैंक का बात कर रहे हो कि बैंक होगा, देखो एक्चुअली एंट्री प्रीपेड का कर रहे हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंस मेरे लिए क्या है? एसेट। एसेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंस इनकम नहीं होगा। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब जैसे देखो मान लो मेरा रेंट चलता है, ठीक है, मैंने क्या किया, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी चल रहा है जून, ठीक है, मैंने क्या किया, जुलाई अगस्त सितंबर का भी रेंट पे कर दिया जबकि अभी आया नहीं है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे एक्सपेंसेस को प्रीपेड कर दिया, तो फिर इसको बोलते हैं एसेट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुझे ये तसल्ली रहेगा कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे पे नहीं करना है, वो एक तसल्ली का बात है, वैसा तो नहीं है कि पे नहीं करना है, अभी कर दिया इसीलिए नहीं कर रहे। तो अगर हम पहले से कुछ पे कर देते हैं तो मुझे वो बाद में नहीं करना पड़ता है, ठीक है, तो ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस मतलब जिसके अगेंस्ट में अभी तक मुझे जो है सर्विस मैंने लिया नहीं है, ठीक है, जैसे तुम लोगों ने क्या किया, प्रीपेड एक्सपेंस किया है तुम लोग की तरफ से फीस, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने अभी पूरा सर्विस नहीं लिया, सर्विस सबका तब कंप्लीट होगा जब कोर्स कंप्लीट होगा, तो तुम लोग की तरफ से क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। मेरे लिए क्या है, मेरे लिए वो लाइबिलिटी बन गया, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने सर्विस नहीं दिया है पूरा, ठीक है। अब जितना जितना देंगे उतना उतना वो प्रोपोर्शनेटली राइट ऑफ होना चाहिए, लेकिन मेरे मेरे लिए वो लाइबिलिटी है, लेकिन तुम लोग के लिए वो क्या हो जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस हो जाता है। तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ठीक है। अब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस जो है उसको हम लोग एंट्री ऐसे करेंगे, एसेट है, ठीक है, तुम लोग अपने तरफ से सोचो क्या है एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ठीक है। टू क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, टू एक्सपेंस का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पर जो भी रहेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कहाँ कहाँ ट्रीट करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा था ना वैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको कहाँ ट्रीट करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस को, যেটা তুমি ব্যাংকের এন্ট্রিটা বলছিলে ওটা আগে হবে, এক্সপেন্সেস টু ব্যাংক বলে তারপরে এই এন্ট্রিটা হবে, মানে প্রিপেড এক্সপেন্স টু ব্যাংক, তারপরে এই এন্ট্রিটা প্রিপেড এক্সপেন্সেস টু এক্সপেন্স হবে, এরপরে তুমি লিখতে পারো এক্সপেন্সেস টু ব্যাংক, ঠিক আছে, পেমেंट যখন করবে। अच्छा ये बोलो कहाँ पर जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस, कहाँ एडजस्ट होगा, ट्रेडिंग में भी हो सकता मैम है, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएल दोनों में हो सकता है, अगर मेरा वेजेस प्रीपेड है तो वहां भी आएगा, ऐसा बात तो नहीं आएगा, कहीं पर भी आ सकता है। और मेरा बैलेंस शीट में आएगा, बैलेंस शीट में किधर आएगा, एसेट साइड में, एसेट में किधर आएगा, करेंट एसेट। और ट्रेडिंग पीएल में मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होना चाहिए, लेस या ऐड होगा, बोलो लेस, ठीक है। क्यों लेस होता है, क्योंकि मेरा अकाउंट्स बनता है मान लो जैन टू दिसंबर, मैंने दिसंबर के बाद का भी नेक्स्ट ईयर का जैन से लेके मान लो जून तक का मैंने रेंट पे कर रखा है, लेकिन वो तो मेरे नेक्स्ट पीरियड का खर्चा है, तो वो मुझे उस पीरियड में दिखाना है, इस पीरियड में नहीं दिखाना, इसीलिए मुझे उससे क्या कर, जैसे मान लो मेरा 12 मंथ्स का रेंट होता है 10,000 करके, कितना 1,20,000, ये हम दिखा सकते हैं अपने अकाउंट्स में। अगर मैंने मान लो 11 मंथ्स का ही दिया है 10,000 करके, तो मैंने कितना दिया है 1,10,000, लेकिन मुझे दिखाना कितना पड़ेगा 1,20,000 दिखाएंगे, हम कैसे दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग 10,000, ठीक है, ऐसे दिखाएंगे, लेकिन मुझे दिखाना पूरा ही पड़ेगा क्योंकि अकाउंट्स हमारा ड्यूरिंग द ईयर का बनता है। लेकिन मान लो मैंने क्या किया है 12 मंथ्स और इसमें 6 मंथ्स और ऐड कर देते हैं, 18 मंथ्स का मैंने मान लो रेंट पे कर दिया, ठीक है, तो 18 मंथ्स का कितना हो गया 1,80,000, तो मैंने प्रीपेड कितने महीने का किया, क्योंकि एक साल तो 12 महीने का होता है, ठीक है, तो मैंने 6 मंथ्स का प्रीपेड कर दिया, तो 6 मंथ्स का प्रीपेड कितना हो जाएगा 10,000 करके 60,000, तो मुझे प्रीपेड को क्या करना पड़ेगा लेस, तो कितना दिखाएंगे 1,20,000, क्यों, क्योंकि ये ऑब्वियसली मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है, ये कैश आउटफ्लो हुआ है, मैंने पे कर दिया, लेकिन मेरा ये ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा नहीं, ठीक है, मेरा ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा कितना होगा सिर्फ 12 मंथ्स का, ठीक है, 12 मंथ्स का खर्चा मुझे रिकॉर्ड करना है, चाहे वो पेबल हो चाहे वो पेड, ये पेड है और ये क्या है पेबल, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या पेबल, मैंने पे नहीं किया, मुझे करना चाहिए था बट मैंने नहीं किया, ईयर अगर खत्म हो गया तो मुझे तो पे करना ही था ना, बट मैंने नहीं किया, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इस पे एक एग्जांपल दिखाते हैं कैसे करके इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं छोटा सा, यहाँ पर लिख दिया वेजेस, सपोज मैंने लिखा वेजेस 8,000, ठीक है, और इसके नीचे लिख दिया एडजस्टमेंट, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड वेजेस 5,000, ठीक है।
अब बोलो इसको कहाँ कहाँ दिखाएंगे? हम ट्रेडिंग पीएल भी बना रहे हैं और बैलेंस शीट भी बना रहे हैं। हाँ बोलो। पहले ये वेजेस को ट्रेडिंग में लिख लेना चाहिए, है ना? ये वेजेस कितना हो जाएगा? 8000। ये मैंने 8000 लिखा, ठीक है। और ये प्रीपेड वेजेस, इसका एंट्री क्या होगा? प्रीपेड वेजेस टू, क्या था? टू एक्सपेंस, मतलब टू वेजेस कितना हो जाएगा? 5000, ठीक है। अच्छा, अब ये 5000 मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस, यहाँ से लेस कर। देखो वेजेस कम हो रहा है ना, वेजेस क्रेडिट हो रहा है। नॉर्मली वेजेस पेमेंट करने से एंट्री क्या होता है? वेजेस टू कैश या बैंक होता है। मुझे मेरे वेजेस को कम करना है, ठीक है। कितने से कम करना है? 5000 से, क्योंकि ये मेरा नेक्स्ट पीरियड का खर्चा है जो मैंने अभी दे दिया, तभी तो इसका नाम मेरा प्रीपेड है। तो यहां से मुझे लेस करना पड़ेगा प्रीपेड वेजेस। अगर हम लोग एंट्री को ऐसे नहीं लिखेंगे तो फिर मेरा लेस कैसे होगा? क्योंकि मुझे तो वेजेस को क्रेडिट ही करना पड़ेगा। तो यहां से कितना लेस हो जाएगा? 5000। तो बचा कितना? 3000। और बैलेंस शीट में किधर लिखेंगे? करेंट एसेट में क्या लिखेंगे? ये वाला लैंग्वेज, प्रीपेड वेजेस 5, ठीक है। प्रीपेड वेजेस 5000 हो जाएगा। तो एंट्री यही वाला होगा, प्रीपेड वेजेस टू वेजेस, क्योंकि वेजेस को मुझे कम करना पड़ेगा। और जब मैंने पूरा पेमेंट किया था तब मेरा एंट्री ऐसा हुआ था। देखो जो मेरा ड्यूरिंग द ईयर का था उसका तो एंट्री ये हुआ होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 8000, 8000। और ये यहाँ पर अगर मैंने प्रीपेड किया था ना, तब मेरा इसमें 8000 में 5000 भी शायद ऐड हुआ था, लेकिन उसका एंट्री तो बाद में करेंगे क्योंकि उसका एडजस्टमेंट में दिया, मतलब उसका एंट्री हम लोगों ने किया ही नहीं है, ठीक है। तो पेमेंट जरूर हुआ है, कैश आउटफ्लो जरूर हुआ है, लेकिन हम मुझे वेजेस को क्रेडिट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम यहाँ पर वेजेस को कम नहीं कर सकते हैं। तो प्रीपेड वेजेस टू वेजेस इसका एंट्री होना चाहिए। अच्छा, अब देखो ये हो गया हम लोग का प्रीपेड का एक आइटम हो गया, और एक हम लोग का आउटस्टैंडिंग का हो गया। चलो दोनों एक्सपेंसेस का हुआ। अब हम लोग इनकम का पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम। अच्छा बोलो इसका एंट्री क्या होगा? आउटस्टैंडिंग इनकम का बोलो एंट्री। एंट्री पता करने से समझ में आएगा क्या आउटस्टैंडिंग। मैम आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, क्योंकि अगर मुझे किसी से पैसा मिलने वाला है वो तो मेरे लिए एसेट है, तो डेबिट होगा, ठीक है। और इनकम क्या होता है? क्रेडिट आइटम होता है, तो टू इनकम हो गया। अच्छा, अब इसको एडजस्ट कहाँ करेंगे? बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएल, बोलो कहाँ होगा? ट्रेडिंग एंड पीएल। ट्रेडिंग पीएल में इसका एडजस्टमेंट क्या होगा? और यहाँ पर बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इनकम कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग इनकम लाइबिलिटी नहीं, एसेट होता है ना, एसेट साइड में जाएगा। करेंट एसेट, मेरा इनकम मुझे मिलेगा, इनकम तो लाइबिलिटी नहीं। इनकम कभी लाइबिलिटी होगा? इनकम मुझे होने वाला था बट मुझे पेमेंट नहीं मिला, मेरा ड्यू हो गया है टाइम, ठीक है। मतलब मुझे पेमेंट मिलना चाहिए लेकिन मुझे पेमेंट नहीं मिला, तब हम बोलेंगे कि मेरा इनकम क्या हो गया है? आउटस्टैंडिंग, बाकी रहने वाला इनकम। तो बाकी रह गया इनकम, तो इनकम एसेट होगा, करेंट एसेट में जाएगा। और ट्रेडिंग पीएल में जो भी नाम का इनकम होगा उसके साथ ये क्या हो जाएगा? ऐड या लेस? ऐड ही होगा। जैसे कि देखो अभी एग्जांपल देने से समझ में आएगा। लाइक ट्रायल बैलेंस ऐसा है, यहाँ पर रेंट, ठीक है। रेंट, यहाँ पर रेंट किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। अब तक हम लोग सब डेबिट में लिख रहे थे क्योंकि हम लोग का एक्सपेंस का आइटम पढ़ रहे थे। अब रेंट मान लो है 5000, ठीक है। रेंट मान लो 5000 है, यहाँ नीचे मैंने एडजस्टमेंट डाल दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर मान लो 500, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट 500। अच्छा, अब मुझे बोलो इसका ट्रेडिंग पीएल में कैसे लिखेंगे और बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे? ट्रेडिंग पीएल और इधर हो जाएगा बैलेंस शीट, ठीक है। तो ट्रेडिंग पीएल में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मुझे पीएल में लिखना चाहिए, ट्रेडिंग में तो नहीं आएगा, नीचे आएगा पीएल में, क्योंकि ये मेरा इनडायरेक्ट
एक्सपेंस है, ठीक है। उसमें भी कौन सा, इनडायरेक्ट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टू क्या होगा, रेंट, कितना 5000, ठीक है। अब ये आउटस्टैंडिंग रेंट का एंट्री क्या होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट, ठीक है। अच्छा ये इनकम है, सॉरी मैंने इधर लिख दी गलती से, ये इनकम है, इनकम साइड में दिखा है ना, तो इधर हो बाय रेंट, है ना। अब ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये इनकम है, ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है, बोलो कैसा इनकम है, बिजनेस वाला है कि बिना बिजनेस वाला है, बिजनेस वाला इनकम होगा तो हमेशा ट्रेडिंग में जाएगा, अभी सिखाया स्टार्टिंग में, सेल्स होता है, उसको सेल्स बोलते हैं, उसका कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। कुछ भी बेचो, जिस चीज का बिजनेस है, चाहे फर्नीचर का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, ग्रोसरी का बिजनेस है, उसको बोलते हैं सेल, मेरा सेल इतना हुआ। लेकिन अगर उसके अलावा कुछ कर रहे हो जो साइड इनकम है, उसका नाम लेते हैं कि मैंने यहाँ पर इतना पैसा लगाया था, उससे इतना इंटरेस्ट है। लेकिन जब पूछा जाए कि बिजनेस में क्या है, बोलेंगे मेरा सेल इतना है, वो फिर प्रोडक्ट का नाम नहीं बोलते कि क्या होता है सेल। ग्रोसरी में जाके पूछोगे, ग्रोसरी शॉप वाले से बोलेगा मेरा सेल इतना है, ठीक है। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरा ये, लेकिन बोलेगा हाँ मेरा एक जगह पे घर भाड़े पे लगा, उससे मेरा ये इनकम आता है, वो बोलेगा रेंट का इनकम। तो ये जब आता है, ये बिजनेस का इनकम नहीं होता। बिजनेस का इनकम हमेशा ट्रेडिंग में लिखते हैं, जिसको हम लोग नाम से नहीं, उसका नाम ही नहीं होता है, ना रेंट होता है ना इंटरेस्ट, उसका नाम सीधा सेल होता है, ठीक है। और ये हम लोग का क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। रेंट, अच्छा अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया 500, टू रेंट हो गया 500, ठीक है। अब बोलो इसको बैलेंस शीट में किधर लिखेंगे, बैलेंस शीट में, और यहाँ पर बोलो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड, मेरा इनकम होना है, नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग रेंट मेरा 500 और टू रेंट, रेंट क्रेडिट हो रहा है ना, बाई रेंट इधर लिखा हुआ है, रेंट अकाउंट तो ये वाला रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट में रेंट का वैल्यू क्या हो रहा है, क्रेडिट। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि मुझे 500 रुपए और मिलने चाहिए थे, नहीं मिला, तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यों ऐड कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के 500 ऐड कर देंगे, 5500, एंट्री देखो ना, रेंट क्रेडिट हो रहा है, और आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट, ये मेरा क्या कहां पर जाएगा, करेंट एसेट में, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है 500। तो ये एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो आउटस्टैंडिंग इनकम, अच्छा अब प्रीपेड इनकम करते हैं, चलो जैसे एक्सपेंसेस का दो किया था, इसमें भी करते हैं प्रीपेड इनकम। पहले इसका एंट्री सोचो क्या होगा, अगर मेरा इनकम प्रीपेड है तो वो क्या है, पहले तो ये सोच लो कि प्रीपेड इनकम एसेट है कि लाइबिलिटी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था, तुम लोग के लिए फीस एडवांस कर देना एसेट है, तुम लोग का प्रीपेड एक्सपेंसेस है, मेरे लिए क्या है, प्रीपेड इनकम है, ठीक है, क्योंकि मैंने सर्विस दिया नहीं है, प्रीपेड इनकम है। तो प्रीपेड इनकम मेरे लिए क्या होगा, लाइबिलिटी। मैंने अगर कोई काम किया नहीं, उसके अगेंस्ट में मैंने वैल्यू ले लिया है, तो वो मेरे लिए पूरा अभी लाइबिलिटी है, जितना जितना सर्विस होगा उतना उतना वो राइट ऑफ होता जाएगा, ठीक है। तो प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी है, तो इसका एंट्री क्या होगा बोलो, एंट्री, हाँ, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड। देखो प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी है, अभी तुम लोगों ने बोला, तो लाइबिलिटी तो क्रेडिट होगा, तो प्रीपेड इनकम क्या हो गया, क्रेडिट। और इनकम को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे फाइनल अकाउंट्स में उस इनकम को लेस करके दिखाना है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मैंने अगर 3 मंथ्स का जो है रेंट एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो जिसको पे किया है उसके तरफ से अभी हमें सोचना है, तो वो क्या करेगा, अपने इनकम में 12 महीने का ही दिखाएगा ना, पूरा तो नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से तो यहाँ पर इसका भी देखो कहाँ कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, बोलो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग पीएल में क्या होगा और बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में, वो भी करेंट लाइबिलिटी में। और ट्रेडिंग पीएल में इस इनकम को हम लोग क्या कर देंगे, लेस, क्योंकि ये मेरा ड्यूरिंग द ईयर का है ही नहीं, मैंने पहले पहले ही इनकम कर लिया, मतलब अभी तक वो टाइम आया ही नहीं है, वो अकाउंटिंग ईयर आया नहीं है, लेकिन मुझे इनकम मिल गया, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा लेस, ठीक है। अच्छा अब देखो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में मैंने मान लो लिख दिया इंटरेस्ट, चलो इंटरेस्ट लिख लेते हैं, इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट का इनकम दिखा देते हैं 15,000, ठीक है। यहाँ एडजस्टमेंट में लिख दिया प्रीपेड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज
2000, ठीक है, प्रीपेड इंटरेस्ट 2000। अब बोलो पीएल में क्या दिखाएं और बैलेंस शीट में क्या दिखाएं। पहला बात है एंट्री क्या होगा, एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंटरेस्ट 2000, इसका एंट्री होगा, इसका नहीं, ये तो ऑलरेडी हो चुका है 2000। अच्छा, सबसे पहले जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, पहले ट्रायल बैलेंस का आइटम को हम लोगों को ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट जहां जाएगा वहां लिखना होता है। तो इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में लिखा है, तो इंटरेस्ट मेरा क्या हो गया, इनकम, ठीक है। अब ये कैसा इनकम है बोलो, ऑपरेटिंग की नॉन ऑपरेटिंग, अभी सिखाया, सेल है क्या, तो फिर क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग बाई इंटरेस्ट 15,000, ठीक है। तो 15,000 का इंटरेस्ट है। अब देखो इंटरेस्ट को करना है मुझे डेबिट, मतलब इंटरेस्ट को कम करना है, ठीक है, इनकम को कम करना है। क्यों करना है, क्योंकि मेरा इस साल का है ही नहीं, ड्यूरिंग द ईयर का, तो फिर मुझे यहाँ से लेस करना पड़ेगा प्रीपेड बोल के, ठीक है। कितना लेस होगा, जितना दिया हुआ रहेगा अमाउंट, जैसे कि यहाँ पर 2000 दिया हुआ है तो बचता है 13,000। और बैलेंस शीट में कहा जाएगा, लाइबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंटरेस्ट 2000, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट होता है, प्रीपेड इंटरेस्ट 2000। अच्छा, आई होप कि कंसेप्ट क्लियर है। देखो आता तो है, फाइनल अकाउंट्स देंगे तो तुम लोग एडलेस करके कर ही दोगे, लेकिन इससे जब छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो फिर उसका आंसर नहीं दे पाओगे। मान लो शॉर्ट क्वेश्चन कुछ पूछा, ठीक है, जो कि पूछेगा ही, तो फिर उसमें आंसर देने में दिक्कत होगा अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक कंप्लीट क्वेश्चन देते हैं, मतलब कंप्लीट नहीं, छोटा सा एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बताना उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन कर पाएंगे, टाइम हो गया। अच्छा, लिखो ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये सॉल्व करना है तुम लोग। डेबिट क्रेडिट, ठीक है। वेजेस, बोलो वेजेस का बैलेंस किधर लिखेंगे, डेबिट में कि क्रेडिट में, चलो क्वेश्चन भी पूछते हैं कहाँ लिखना चाहिए। 50,000, ठीक है। फिर लिखा मैंने आउटस्टैंडिंग वेजेस, बोलो इसका जो भी बैलेंस मुझे लिखना है, मुझे किधर लिखना चाहिए, डेबिट में कि क्रेडिट में। बोलो वेजेस क्या होता है, एक्सपेंस। अगर वेजेस पे ही नहीं किया, बाकी रखा, तो वो क्या बन गया, लाइबिलिटी। अच्छा, फिर रेंट, ठीक है, तो रेंट हम लोग, अगर रेंट रिसिप्ट है तो क्रेडिट में जाएगा, और रेंट पेड है तो डेबिट में जाएगा, हम दोनों में लिख रहे हैं, ठीक है। तो मेरा रिसिप्ट भी है, मेरा पेड भी है, तो मैंने 40,000 डेबिट में लिखा। ये क्या है, एक्सपेंस की इनकम, 40,000 इनकम है कि 40,000 एक्सपेंस, एक्सपेंस है, और ये मेरा क्या है, इनकम है, ठीक है। उसके बाद कमीशन लिखते हैं, कमीशन का भी हम दोनों तरफ लिखते हैं कि कमीशन रिसिप्ट भी हुआ है, कमीशन का हम लोगों ने एक्सपेंसेस भी किया है, ठीक है। तो मैंने 10,000 लिखा है, और इधर हम लिख रहे हैं 8,000, ठीक है। अच्छा, कमीशन के बाद इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट का डेबिट साइड लिखे कि क्रेडिट साइड लिखे, इंटरेस्ट का लिखो, डेबिट में लिख रहे हैं, ठीक है। तो डेबिट मतलब क्या है, इनकम की एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। अभी एक बोला था ना, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, या तो एक्सपेंस या तो एसेट। अब इंटरेस्ट तो एसेट है नहीं, तो फिर क्या है, एक्सपेंस है। अच्छा, अब एडजस्टमेंट हम इसके नीचे नहीं लिख के ये पास में लिख रहे, तुम लोग चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, इसको मैंने क्लोज नहीं किया, ठीक है। ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट है, मतलब दोनों साइड अभी टैली होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया, ये ऐसे ही रहने दो, टैली करने का जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। यहाँ पर एडजस्टमेंट में लिखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000, पहला एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट प्रीपेड रेंट
रेंटल इनकम, ठीक है, प्रीपेड रेंटल इनकम ₹2000। और थर्ड पॉइंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन पेबल, पेबल ऑफ ₹3000, ठीक है। अब क्या करना है तुम लोग को, इससे फाइनल अकाउंट्स बना के दिखाना है, मतलब वही ट्रेडिंग पीएल में क्या होगा और बैलेंस शीट में क्या होगा वो लिख के दिखाना है। फाइनल अकाउंट्स का मतलब वही हुआ, ठीक है। ये 3 आइटम को एडजस्ट करना है प्लस बाकी डेटा को भी लिखना है। तो यहाँ पर लिखो सबसे पहले ट्रेडिंग एंड पीएल। यहाँ मैंने ट्रेडिंग पीएल बना लिया और इधर बना लेते हैं बैलेंस, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स बनाते कैसे हैं? सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, देखो जो भी एडजस्टमेंट है, जैसे मेरा इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट है तो इस पे मुझे एक पॉइंट आउट करना चाहिए। फिर मेरा है प्रीपेड रेंटल इनकम का एडजस्टमेंट, तो फिर मुझे रेंट पे भी एडजस्टमेंट दिखाना चाहिए, लेकिन वो किस पे होगा एडजस्ट, 40 पे कि 30 पे? 30 पे होगा, क्योंकि इनकम का एडजस्टमेंट है, ठीक है। क्योंकि रेंट तो मेरा दो तरीके का है, इनकम वाला भी एक्सपेंस वाला भी है, लेकिन मेरा एडजस्टमेंट अगर इनकम पे है तो फिर वो 30 इनकम साइड पे एडजस्ट होना चाहिए। और आउटस्टैंडिंग कमीशन पेबल, तो कमीशन पेबल तो बोलो ये जो एडजस्टमेंट है कमीशन में तो होगा, लेकिन कौन से वाले डेटा से होगा, 10,000 के 8,000? बोलो। हाँ, क्योंकि एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग कमीशन पेबल है ना, मतलब मुझे पैसा पे करना पड़ेगा, तो पे होने से तो एक्सपेंस, तो फिर एक्सपेंस कौन सा है, 10,000, तो उसी से होगा। तो ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो सब हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेजेस को लिखेंगे। वेजेस कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऐसे 2 वेजेस, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं ट्रेडिंग साइड में, तो मैंने जस्ट ऊपर लिख दिया 2 वेजेस। क्या लिखेंगे, 50,000। इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको डायरेक्टली हम लोग आउटर कॉलम में लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लिख लिया। अब आता है आउटस्टैंडिंग वेजेस। बोलो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो इसको कहाँ लिखे? हाँ बोलो। हाँ, करेंट लाइबिलिटी में बैलेंस शीट में लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि ये कहाँ का आइटम है, बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी, पहला बात है ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। अब आइडेंटिफाई करो कि करंट लाइबिलिटी है कि नॉन करंट लाइबिलिटी। अगर करंट लाइबिलिटी है तो करंट लाइबिलिटी के नीचे आएगा। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम लोग कहाँ लिखेंगे, करंट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वेजेस बोल के ये आ जाएगा यहाँ पर 10,000, ठीक है। ये 10,000 आ गया, इसको भी हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद आया रेंट, ठीक है। रेंट कहाँ लिखेंगे, इनकम हो या एक्सपेंस, दोनों किधर जाएगा, पीएल में जाएगा, ठीक है। रेंट का डेटा वो तो मेरा पीएल में जाएगा ना, क्योंकि ये मेरा क्या है, ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये कौन सा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है, बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस। और ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। देखो रेंट का यहाँ पर जो बाइफर्केशन है, देखो ये है मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ये है मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो अब देखो एक्सपेंस यहाँ पर एडजस्टमेंट किससे हुआ, मेरा 30,000 से हुआ, ठीक है। तो फिर ये 40,000 को हम लोग डायरेक्टली ऐसे आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, टू रेंट बोल के बाहर लिख देना है 40,000, ठीक है, डायरेक्टली। और बाई रेंट बोल के क्या लिखोगे, बाई रेंट बोल के इनर कॉलम में लिखो, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब थोड़ा अंदर लिखते हैं, मैंने कॉलम तो बनाया नहीं है तो हम इसको ऐसे अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। कितना लिख दिया मैंने, 30,000, ठीक है। ऐसे इनर कॉलम में लिखेंगे ताकि एडजस्टमेंट करने पे हमें वहां पर एक लाइन जगह मिल जाए, पता चल जाए कि यहाँ एडजस्टमेंट करना है। अब रहा कमीशन, कमीशन का भी एडजस्टमेंट था तो वो पेबल मतलब 10,000 में था, तो इसको भी मुझे इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो ये कमीशन का मेरा खर्चा जो है इसको मुझे पीएल में लिखना चाहिए, ये तो ट्रेडिंग का नहीं है, तो क्या लिखेंगे, टू कमीशन। और ये खर्चे को मुझे इनर कॉलम में लिखना चाहिए क्योंकि इस पे मेरा एडजस्टमेंट है, कितना, 10,000 इसका वैल्यू है। और ये जो कमीशन रिसिव्ड है ये मेरा क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये जस्ट रेंट के नीचे थोड़ा जगह छोड़ के लिखो क्योंकि रेंट के नीचे एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा। बाई क्या हो जाएगा, कमीशन,
आउटर कॉलम में लिख देंगे 8000 क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और अब आ रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट के ऊपर भी मेरा एडजस्टमेंट था, तो इंटरेस्ट को भी मुझे इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट को कहाँ लिखेंगे? पीएल में। तो यहाँ पर हो जाएगा इनर कॉलम में 10,000, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा, कैसे करके हम लोग ट्रेडिंग पीएल में इन सारी चीजों को पोस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एडजस्टमेंट में आते हैं। देखो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ 10,000। अब देखो कैसे समझना है। अगर मेरा इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट मेरा क्या था, यहाँ पर देखेंगे इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस था, मैंने मेरा एक्सपेंसेस को बाकी रखा है, मतलब मुझे आज नहीं तो कल पे करना है, मेरा ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा है, तो मेरा ये इंटरेस्ट का पैसा बाकी है, लेकिन मुझे आज नहीं तो कल पे करना है, क्योंकि मैंने पे नहीं किया तो ये पैसा बाकी है, ऊपर से ये मेरा लाइबिलिटी बना। अगर टाइम पे, जैसे टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करोगे तो फिर वो क्या बन जाए, लाइबिलिटी। टाइम पे करोगे तो वो एक्सपेंस है, लेकिन टाइम पे नहीं करोगे तो ही वो क्या बनेगा, लाइबिलिटी। फिर उस पर पेनल्टी भी लग सकता है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हुआ है, तो ये पहला बात है कि मैंने अपना खर्चा टाइम पे नहीं किया, तो ये मेरा लाइबिलिटी होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितना लिखेंगे, 10,000, ठीक है। और ये खर्चा मैंने पे नहीं किया, तो ये खर्चा जब हम पे करेंगे तो मेरा खर्चे का अमाउंट बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट में क्या करोगे, ऐड करके लिखोगे। क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10,000। तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 20,000, ठीक है। आउटर कॉलम में हम लोगों का 20,000 आ जाएगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। और एंट्री क्या होगा, एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तभी तो ये लाइबिलिटी में आया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हुआ, इसीलिए यहाँ पर ऐड हुआ, इंटरेस्ट और भी डेबिट हो गया, तो बढ़ गया। प्रीपेड रेंटल इनकम, रेंटल इनकम हम लोगों ने 2,000 एक्स्ट्रा ले रखा है, प्रीपेड ले रखा है, तो मेरा इस साल का खर्चा है नहीं, तो मुझे उसको क्या करना चाहिए, रेंटल इनकम से लेस, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीपेड को लेस करेंगे, लेस प्रीपेड कितना हो जाएगा, 2,000 लिया था मैंने, तो 2,000 लेस कर दो, लेस करने के बाद कितना आएगा, 28,000। अब ये प्रीपेड मेरे लिए क्या है, प्रीपेड रेंट किया है मैंने, प्रीपेड रेंटल इनकम लिया है मैंने, तो मेरे लिए एसेट है कि लाइबिलिटी है, इनकम मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है, प्रीपेड इनकम लिया है ना, एक्सपेंस थोड़ी लिया है, बोलो। ये क्या हो जाएगा, प्रीपेड इनकम 2,000। मैंने अभी जो है इनकम ले लिया, जबकि अभी वो टाइम ही आया नहीं, मतलब इतना ही का रेंट जो मुझे प्रीपेड हुआ है, वो रेंट के लिए अभी तक उन्होंने वो घर पे रहा ही नहीं, सर्विस लिया ही नहीं, लेकिन रेंट दे दिया, तो फिर मेरे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। ये क्या है, ये है प्रीपेड इनकम, ठीक है। तो प्रीपेड इनकम का एंट्री क्या होता है, प्रीपेड इनकम में मुझे इनकम को कम करना पड़ेगा, मुझे पूरे साल का इनकम दिखाना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं दिखाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टू रेंट, है ना। और डेबिट क्या हो जाएगा, बोलो। अभी तो क्या था हम लोगों ने, प्रीपेड इनकम का, देखो प्रीपेड इनकम अभी लास्ट यही वाला क्या था, इनकम टू प्रीपेड इनकम, ठीक है। तो इनकम डेबिट, इनकम को कम कर दिया, टू प्रीपेड इनकम, लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग कमीशन पेबल, तो कमीशन पेबल तो कौन से वाले कमीशन से एडजस्ट होगा, 10,000 से, तो कमीशन पेबल है, तो मेरा कमीशन का खर्चा और भी होना चाहिए 8,000, मैंने नहीं किया, तो एंट्री क्या होता है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। तो यहाँ पर कमीशन में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग कमीशन कितना, 3,000, तो ये हो गया 13,000। और यहाँ पर प्रीपेड के नीचे ही लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग कमीशन, ठीक है, कितना आ गया, 3,000, ठीक है। तो ऐसे करके एडजस्टमेंट होता है। तो इधर मेरा 10, 10, 2 और 3 आ गया, और इधर हम लोग का हो गया रेंट का 40,000, ये मेरा 13,000, ये 20,000, 28 और 8,000। हाँ, इधर बाकी आइटम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट होगा। अच्छा, और एक बता देते हैं एबनॉर्मल लॉस, लास्ट यही वाला एडजस्टमेंट, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस अगर कुछ हो जाता है, जैसे कि एबनॉर्मल लॉस कैसे हो सकता है, जैसे कि लॉस बाय फायर, या फिर लॉस बाय थेफ्ट,
चोरी हो जाना, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इसका एडजस्टमेंट हमारा कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो इसका एडजस्टमेंट हम लोग का देखो, सबसे पहले एंट्री क्या होगा ये सोचते हैं। अगर लॉस बाय फायर या थेफ्ट जो भी है तो उसका एंट्री ऐसे होगा, लॉस बाय फायर, मेरा लॉस है तो लॉस बाय फायर अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू क्या होगा बोलो। अगर आग लग के स्टॉक जल गया तो क्रेडिट क्या होगा, स्टॉक क्रेडिट होगा। स्टॉक को क्या लिखते हैं, परचेस, ठीक है। परचेस में ही तो स्टॉक रिकॉर्ड हुआ है, तो टू क्या हो जाएगा, परचेस। परचेस का वैल्यू मेरा कम हो जाएगा, ठीक है। अब इस लॉस को फिर हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, टू लॉस बाय फायर। ये एकदम हम स्टार्टिंग का जर्नल बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग सैलरी देते हैं तो सैलरी टू कैश, फिर उसको क्या करते हैं, पीएल टू सैलरी। तो वैसे ही लॉस बाय फायर टू परचेज, मेरा स्टॉक कम हो गया, फिर उस स्टॉक को मुझे कहाँ दिखाना है, पीएल डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब मान लो मेरे स्टॉक में मैंने इंश्योरेंस करवा रखा, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने इंश्योरेंस करवा रखा था, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्या देगा, पैसा देगा, क्लेम देगा, ठीक है। तो अगर क्लेम लेंगे तो उसका एंट्री क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, उनसे जो क्लेम मिलेगा, मिलने वाला है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट। जैसे डेटर से पैसा मिलता है तो डेटर को डेबिट करते हैं, यहाँ पर किससे पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी से, तो उनको डेबिट करेंगे, ठीक है। और उस पैसे को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, टू पीएल, ठीक है। उसको हम लोग कहाँ दिखाते, पीएल, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू पीएल बोल के इस तरीके से एंट्री दिखाएंगे। अच्छा, अब परचेस से देखो, परचेस क्रेडिट होने का मतलब परचेस से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग लिखते हैं तब कैसे लिखते हैं, परचेस से क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस लॉस बाय फायर या लेस लॉस बाय थेफ्ट बोल के लिखेंगे क्योंकि परचेस क्रेडिट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब पीएल में क्या हो जाएगा, पीएल में हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये देखो क्रेडिट एंट्री दिख रहा है, कौन सी वैल्यू से क्रेडिट करेंगे, जितना हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम मिला। और बैलेंस शीट में भी जाएगा एसेट बोल के, कौन सा वाला, ये जो लिखा है ना, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। जैसे डेटर एसेट में जाता है कि इनसे मुझे पैसा मिलने वाला है, तो रिसीवेबल है, रिसीवेबल है तो कहाँ जाएगा, एसेट में जाएगा। एसेट में भी कहाँ जाएगा, करेंट एसेट में जाएगा, ठीक है। और नाम क्या देंगे, जैसे डेटर को डेटर लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी, इसका नाम क्या दे देंगे, इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका मेरा इतना सारा एडजस्टमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर एडजस्टमेंट दो जगह नहीं हुआ। अगर इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व हो जाता है तो कितने जगह एडजस्टमेंट हुआ, तीन जगह पे। एक तो जितना स्टॉक जल के बर्बाद हो गया वो मुझे कहाँ दिखाना है, परचेज से लेस कर देना कि मेरा इतना स्टॉक कम हो गया। फिर नेक्स्ट मुझे जो लॉस हुआ उसको फिर पीएल में भी दिखाना है। और अगर इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कुछ दिया है तो वो अमाउंट मुझे क्या करना पड़ेगा, वो रिसीवेबल अमाउंट को मुझे बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कि मुझे ये पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। ये एक लौता एंट्री होता है जहां पर हम लोग तीन एडजस्टमेंट करते हैं, बाकी हर एक चीज पे हमें क्या करना पड़ता है, दो ही बार एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अच्छा, मैम अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है तब तो बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए ना। ওটা রিসিভেবল দেখিয়েছি, আর যদি পেয়ে যাও তাহলে করবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, এটা তো ডিউ এন্ট্রি। যদি পেয়ে যাও তখন লিখবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, তখন তোমার ওটা তখনও ব্যালেন্স শিটে ইমপ্যাক্ট আসবে। কি কিভাবে আসবে বলো, তখন ব্যাংকের থ্রুতে আসবে, তখন তোমার ব্যাংক ব্যালেন্সটাকে অ্যাড অন করতে হবে যদি ব্যাংক ডেবিট করা হয়। যদি রিসিভড হয়ে যায় তবেই এন্ট্রিটা হবে, আর যদি রিসিভেবল থাকে তাহলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি টু পিএল হবে। ओके मैम। अच्छा ठीक है, हम तुम लोग को इस पे एक होमवर्क दे देते हैं, तुम लोग वो करके लाना, ठीक है। ट्रायल बैलेंस यहाँ पर परचेज। अच्छा बोलो, परचेज किधर लिखे, डेबिट साइड में लिखे कि क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में होगा, ठीक है। परचेज का वैल्यू है 2 लाख। अच्छा, एडजस्टमेंट नीचे दिया हुआ है, लॉस बाय फायर ऑफ ₹10,000, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम। अच्छा सिर्फ क्लेम लिख देते, क्लेम ऑफ
7,000, ठीक है। इसका तुम लोग को एडजस्टमेंट करके लाना है कि ये कहाँ पर जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बोला उसके हिसाब से ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में कैसे करके इसका प्रेजेंटेशन होगा, ये तुम लोग को करके लाना, ठीक है। अब नेक्स्ट बैड डेप्ट का बचा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये बैड डेप्ट ये सारा करेंगे। बैड डेप्ट में भी काफी सारा एडजस्ट करेंगे। ম্যাম এটা কি মানে রেকটিফাইড বলছি, মানে এন্ট্রিটা পাস করতে হবে তো? এই যে এরকম দেখাবে যেরকম শেখানো, এই যে ট্রেডিং পিএল আর ব্যালেন্স শিটে কোথায় যাবে ওটা রেকর্ডিং। আচ্ছা ম্যাম, এটা শো করতে হবে, ঠিক এন্ট্রি আছে। যদি করতে চাও এন্ট্রিও করতে পারো, আর যদি না করো তাহলে শুধু ট্রেডিং পিএল এ করলেও হবে, একই এটা ব্যাপার কোশ্চেনটা এন্ট্রিটা। দেখাতে হবে। হুম। আচ্ছা, थैंक ठीक यू है मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। বাই ম্যাম।